नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबका वर्क एजुकेशन के मैराथन क्लासेस को लेकर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो ये आपकी वर्क एजुकेशन की मैराथन क्लासेस है जो मैं आपके सामने अपलोड कर रही हूँ। आज आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट मिलेगा। पार्ट सेकंड आपको सुबह मॉर्निंग में जो है वो जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैराथन क्लासेस है ये कंप्लीट लगभग आपकी 2 से 3 आवर्स की 3 आवर्स की आपको ये लगभग कंप्लीट रहेगी ये क्लासेस दोनों पार्ट्स मिलाकर। और इन 3 आवर्स में आपकी पूरी बुक्स को कंप्लीट कवर कराया जाएगा। पूरी बुक में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर कराए जाएंगे। कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कौन सा लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, A to Z बातें सारी इसमें डिस्कस की गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है तो भी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है मोस्टली आपको इसी में से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको 100% इसमें से मिल जाए, लेकिन 90% का हम बिल्कुल पूरी पक्का कह सकते हैं कि 90% आपको इसी में से ही एग्जाम में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर आपको अलग से आ जाता है तो वो आप ऑप्शन में स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी क्लास है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये आपकी जो क्लास है स्पेशली CCS यूनिवर्सिटी के जो न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड हमने ये बनाई है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनात्मकता। ये हमारा एक टीचिंग का ही मेथड होता है। नॉर्मली हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। वो क्या होता है कि टीचर्स आए और वो लेक्चर मेथड्स के थ्रू आपको लेक्चर दिया, आपको पूरा पढ़ाया और चले गए। टीचर्स जो होते थे पूरी तरीके से एक्टिव रहते थे, पूरा उनका फोकस जो है टीचर्स पर रहता था। और स्टूडेंट्स जो होते थे वो बिल्कुल डीएक्टिवेट रहते थे या निष्क्रिय रहते थे। उनका कोई काम नहीं होता था, उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता था कि टीचर्स जो भी बता रहे हैं उनको सुनना। तो वो तो हमारा नॉर्मल पैटर्न है, एक ट्रेडिशनल तरीका है। इसके अलावा एक हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म आया, रचनात्मकता, जिसमें ये कहा गया कि इस ट्रेडिशनल वे से हटके को बताया कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका होता था, उस ट्रेडिशनल तरीके से हटके दूसरा तरीका आया कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता। नाम से पता चल रहा है जिसमें कहते हैं रचना, कि बच्चों को काम दो, बच्चों को मेन फोकस में रखो और इस तरीके से एक्टिविटीज कराओ कि बच्चे जो है खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। नॉलेज का निर्माण, ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करें। आप डायरेक्ट उनको ये मत बताओ कि जो पृथ्वी होती है वो अपनी ओर सभी चीजों को आकर्षित करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो आप बच्चों को ये सारी डिटेल खुद से मत बताओ, बल्कि बच्चों से एक्टिविटीज कराओ। बच्चे खुद एक्टिविटी करेंगे और खुद से इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हाँ, ये एक लॉ होता है कि जो पृथ्वी होती है वो सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता ये कहते हैं कि एक तरीका ऐसा तरीका है जिसमें ये कहा जाता है कि पूरा फोकस बच्चों पर रहना चाहिए, बच्चे पूरी तरीके से एक्टिव रहने चाहिए। टीचर सिर्फ और सिर्फ उनको गाइड करे कि हाँ, आपको कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ उनका गाइड या हेल्पर की तरह उनका काम करें और मेन फोकस बच्चों पर हो। उनको एक्टिविटीज दी जाए, बच्चे उन एक्टिविटीज को खुद से करें और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीखने को लेकर हमारे यहाँ पर दो आइडियोलॉजी होती है, दो विचारधाराएं हैं। सबसे पहली तो ये कि टीचर्स आते हैं, वो नॉलेज को बताते हैं और बच्चे उनको सिर्फ ग्रहण कर लेते हैं, ग्रेस्प कर लेते हैं। अब उसमें कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब दूसरा ये होता है कि अधिगम जो है वो व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। वे मतलब यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि जो लर्निंग है वो बच्चे की नेचुरल पावर है, एक नेचुरल तरीका है। बच्चा अगर खुद से एक्टिविटी करता रहेगा, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। तो इसीलिए सारा मौका बच्चों को दो, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज दो कि वो जो है एक्टिविटीज करे और एक्टिविटी करते करते खुद ही चीजों को सीख जाए। इसको हम लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट या लर्निंग बाय एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर मेन आधुनिक समय में एक महान विचारक हुए थे, फिलोसोफर, जिनका नाम था जॉन डीवी। उन्होंने ही लर्निंग से रिलेटेड दो बातें बताई थी। जॉन डीवी ने हमें दो पॉइंट्स रखे हमारे सामने। सबसे पहला ये कि जो कोई भी पर्सन होता है वो अपने समाज के सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए खुद से सीखता है। मतलब उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, अगर वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो खुद पे खुद ही सीख जाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये रखी कि जब किसी भी व्यक्ति के सामने हम कोई प्रॉब्लम रखते हैं या कोई समस्या आती है तो वो उसका समाधान यानी कि उसका सॉल्यूशन
खुद से खुद ही खोजने की कोशिश करता है, उसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करता है, और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ भी लेता है, उससे उसको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और उसकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर जॉन डीवी ने बताया। इन 2 पॉइंट्स से ही हमारा जो रचनात्मकवाद था वो स्टार्ट हुआ, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म जो था वो स्टार्टिंग हुई थी। इसीलिए जो जॉन डीवी थे उन्हें कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर भी कहा जाता है। अगर कोई ये कहे कि कंस्ट्रक्टिविज्म की स्टार्टिंग किसने की या किसे कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कहा जाता है, वेरी शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आए, तब आप उसमें लिख सकते हैं कि हाँ, जो जॉन डीवी है उन्हीं को ही फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। यहाँ तक कि ये बात सभी को क्लियर हुई हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। मैम, दिस जॉन डीवी इज द सेम pragmatic thinker, right? हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हैं जॉन डीवी के जो ये 2 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, और भी इससे रिलेटेड ये अपने प्रिंसिपल्स थॉट्स वगैरह इन्होंने दिए हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर एक नए टीचिंग मेथड का जो है स्टार्टिंग हुई, जिसको हम कहते हैं समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस मेथड के अंदर बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है और बच्चे जो होते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, अब जब बच्चे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उनकी जो एक्टिविटी करेंगे, तो वो खुद से खुद ही अपनी नॉलेज को अपने आप ही इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो डीवी के एक शिष्य थे, स्टूडेंट थे, जिनका नाम था किल पैट्रिक, उन्होंने भी अपने गुरु से वो इंस्पायर्ड थे जॉन डीवी से, और उनके आधार पर उन्होंने एक नई टीचिंग मेथड का जो है बनाई, जिनका नाम था योजना विधि, या कहें तो इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट विधि भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता था कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता था। प्रोजेक्ट आप एक सिंगल इंडिविजुअल बच्चे को भी दे सकते हैं, या क्लास के सभी बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना दिया आपने, और हर एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे दिया और कहा कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो बच्चे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, और उसके बाद एंड में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मेथड हुआ जिसमें बच्चे फोकस्ड हैं पूरी तरीके से। सारी जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बच्चों की है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए, यस मैम। Yes, yes. इसके बाद डीवी जो थे, पहले डीवी आए, उसके बाद किलपैट्रिक आए, अब उसके बाद जो प्याजे थे उन्होंने भी अपने संज्ञानात्मक विकास दिया था। जैसे कि आप सीटेट वगैरह की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या प्याजेज कॉग्निटिव थ्योरीज। तो उन्होंने भी यही बताया कि बच्चा किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में रहकर खुद से खुद चीजों को जो है कंस्ट्रक्ट करना सीख जाता है, और अगर बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा तो वो नॉलेज को अपने आप में ज्यादा से ज्यादा गेन करेगा, जितना ज्यादा वो एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो बताया हुआ है। अब यहाँ पर एक डाउट रहेगा, यहाँ पर वो मैं क्लियर कर देती हूँ। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत अलग से आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, अलग से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। आपका क्वेश्चन आएगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, या कंस्ट्रक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा। उसके अंदर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सभी स्टेजेस के नाम मेंशन करके इतना भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर मैं इनको स्टेजेस को ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। आप चाहे तो आंसर में लिखें और चाहे ना लिखें, ये आप पर डिपेंड करेगा। प्याजे जो थे एक साइकोलॉजिस्ट का नाम था, उन्होंने बच्चे के मेंटल से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड अपनी थ्योरी दी कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इसको लेकर इन्होंने 4 स्टेजेस दी। सबसे पहली थी संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेजेस, जो कि जन्म से 2 साल तक की इन्होंने मानी थी। इन्होंने कहा कि जो जन्म से 2 साल तक का बच्चा एक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस की मदद से सीखता है। वो कुछ भी सीख रहा है वो अपने सेंसेस के द्वारा सीखेगा, उसके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि जन्म से 2 साल तक के बच्चे के पास ना ही तो कोई लॉजिकल सोचने की पावर होती है कि वो लॉजिक लगा सके, वो कुछ थिंक कर सके, उसको सही गलत के बारे में नहीं पता होता, उसको कोई रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता होता, ना ही समाज के ना ही देश के, उसको कुछ नहीं पता, उसका माइंड ब्लैंक है उस टाइम पर। तो वो जो कुछ सीखेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस के मदद से सीखेगा। सेंसेस के मदद से मतलब या तो देखकर चीजों को, या चीजों को छूकर,
देखकर, सुनकर या छूकर, अपने सेंसेस के इस्तेमाल से ही वो चीजों के बारे में जान पाएगा। ठीक है, उसके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। जैसे देख सकते हैं हम कि बच्चा जो है वो चूसना, देखना, सुनना जैसी नॉर्मल एक्टिविटीज करता है और उसी से ही धीरे धीरे वो दुनिया के बारे में सीखना शुरू कर देता है। इस स्टेज में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस स्टेज में बच्चे को ये पता चलता है कि चीजें ना दिखाई देने पर भी मौजूद होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हम इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, आप देखें उसके सामने आप कोई खिलौना लेके जाए और उसके सामने से खिलौना हटा ले, उसके लिए वो खिलौना खत्म, उसके लिए वो टॉय जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। जो उसकी आंखों के सामने है, उसको दिख रहा है, वही सब कुछ उसके लिए पूरी दुनिया है। उसके अलावा उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो 2 साल तक आता है, उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन मेरे सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो लोगों के बारे में या अपने रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, उनको मिस करने लगता है, उनको ढूंढने लगता है, अपने टॉयज के लिए रोना करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता लग जाता है कि हाँ, ये टॉय है, ये मेरा टॉय है जो मेरी आंखों के सामने ना होने के बाद भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है आपकी 2 से 7 साल की अवस्था। इस स्टेज में लगभग 2.5 साल का जब बच्चा होता है तो उसको स्कूल में, प्ले स्कूल्स में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू कर देता है। प्रतीकात्मक रूप से मतलब यहाँ क्या हुआ कि हम सिंबॉलिकली उसको बताना शुरू कर देते हैं। हम उसको पिक्चर्स के थ्रू हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, पिक्चर्स वगैरह दिखाने लगते हैं। तो अगर आप उसको उसके बाद पिक्चर दिखा के पूछो कि ये कौन सा फ्रूट है, तो वो बता सकता है कि ये एप्पल है या मैंगो है, कौन सा फ्रूट है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं पूरी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फीलिंग्स के बारे में ही पता होता है। इस स्टेज में बच्चे 2 साल का जब होता है, उसके पास केवल और केवल 200 वोकेबलरी होती है, जो 7 साल तक आते आते 2000 तक की हो जाती है। इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे जो है ये सोचते हैं कि जो हमारी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होती है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि गुड्डे गुड़िया, खिलौने, ये जो टॉयज होते हैं, बच्चों को ये लगता है कि इनमें भी फीलिंग्स है, इनमें भी इमोशंस है। वो उनको भी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो रियल हो, उनको भी फूड वगैरह खिलाने की कोशिश करते हैं, एटसेट्रा। तो इस स्टेज में बच्चे क्या सोचते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। नॉन लिविंग टॉयज को भी वो लिविंग ही मानते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, इनमें भी इमोशंस हैं, इनमें भी फीलिंग्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 7 से 11 वर्ष तक की। इस स्टेज में बच्चे लॉजिक सोचना शुरू कर देते हैं, लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बच्चों को पता चल जाता है कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का मतलब यह है कि 1 लीटर पानी है, अगर कोई लिक्विड है 1 लीटर, अगर हम उसको छोटे लेकिन चौड़े बर्तन में डालें और वहीं पर ही 1 लीटर पानी ही हम लंबे और पतले बर्तन में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम है। इससे पहले क्या होता था कि बच्चों को जो चीज देखने में बड़ी लगेगी, उनको लगेगा कि हाँ, इस चीज में ज्यादा लिक्विड आएगा। जैसे अगर हम कहें कि बच्चों के सामने आप 1 किलो कॉटन लेकर जाइए, रुई लेकर जाइए, और 1 किलो आप कोई लोहा वगैरह का कोई ऑब्जेक्ट लेकर जाइए, और आप पूछे कि कौन सी ज्यादा हैवी है, तो वो कॉटन की तरफ बताएंगे कि ये ज्यादा हैवी। क्यों? क्योंकि उसको देखने में वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी लगेगी कंपेयर टू दूसरी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसमें बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होना कम शुरू कर देते हैं, दूसरों के बारे में सोचना करना शुरू कर देते हैं। एंड में फोर्थ स्टेज आती है 11 से 15 साल तक की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चे का माइंड जो है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। बच्चे इमेजिनेशन भी करना शुरू कर देते हैं, हाइपोथेटिकली सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि मैथ्स वगैरह में अक्सर काम आता है। इसके अलावा उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस चल जाती है कि अपने इंटरेस्ट के थ्रू वो अपना अपना अलग, उनका क्या कह सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। कोई एथिकल में चला जाता है, कोई फिलोसॉफिकल हो जाता है, किसी को सोशल में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिकल इशू में इंटरेस्ट है। उन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं, अपने अपने पर्सनैलिटी जो है वो तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आता है रचनात्मकवाद के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, या इनको आप स्टेप्स भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में ये
अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट के थ्रू, तो ये 5 स्टेप्स होने जरूरी है। कौन कौन से? सबसे पहला होता है पूर्व ज्ञान को क्रियाशील करना, एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। मतलब क्या है, अगर आप बच्चे को कोई काम दे रहे हैं, बच्चों को ये कह रहे कि ये आपका काम है, ये आपकी आज की एक्टिविटी है और आपको इसको करना है, उससे पहले जरूरी ये है कि बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा एक्टिवेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को ये कहें कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो नॉर्मल बात है ये कि बच्चा ग्रीटिंग कार्ड के बारे में जानता होगा कि ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तभी तो वो मदर्स डे पर ग्रीटिंग कार्ड बना पाएगा। अगर उसको यही नहीं पता कि ग्रीटिंग कार्ड होता क्या है, तो वो मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी आप टॉपिक, जो भी आप कंटेंट उसको दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है या जो भी उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा सा उससे 1-2 क्वेश्चंस आंसर पुटअप कर सकते हैं या थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाए। अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने नए नॉलेज पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है नए ज्ञान को प्राप्त करना। अब जब आपने उसकी एक्टिवेट कर दी प्रीवियस नॉलेज, अब आपने उसको काम दे दिया कि हाँ मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, वो बच्चा जो है मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा। आज उसने पहली बार कुछ मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड बनाया, तो उसको एक नई चीज सीखने को मिली कि हाँ मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है। उसको नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने आते थे, मदर्स डे का नहीं बनाना आता, तो आज उसको एक नई चीज पता चली। अब नेक्स्ट है नए ज्ञान को समझना। अगर टीचर खुद उसको ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दे दे, कोई भी टीचर, कि हाँ ये मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड है, ये लो तुम, तो वो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा चीजें नहीं जान पाएगा, उसका सिर्फ एक ऊपर से लुक देख पाएगा कि हाँ इस तरीके का होता है। लेकिन क्योंकि बच्चे ने वो खुद से उस ग्रीटिंग कार्ड को बनाया है, तो उसको सारी चीजें पता है कि ग्रीटिंग कार्ड को कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या मटेरियल यूज होता है, किस तरीके से हम इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, एटसेट्रा। उसको उस ग्रीटिंग कार्ड के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद क्या होता है, नए ज्ञान का प्रयोग करना। 4th स्टेप आता है, आज आपने जो भी न्यू नॉलेज ली है, आज बच्चे को पता चला है कि मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो नेक्स्ट डे जब आप कुछ और नया कुछ कराएंगे, कुछ और ग्रीटिंग कार्ड्स या क्राफ्ट का काम कराएंगे, तो उसमें वो नए नॉलेज को जो है उसका इस्तेमाल करेगा। जो आज उसने सीखा वो कल की एक्टिविटीज में उसका इस्तेमाल करेगा। और एंड में होता है रिफ्लेक्टिंग न्यू नॉलेज। जो भी न्यू नॉलेज आपने ली उसके बारे में सोचना या डीप थिंक करना। ये 5 स्टेप्स आपके टोटल होते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। ये चीज सबको क्लियर हुई या नहीं? मैम नए ज्ञान को समझना एक बार फिर से बता Ma'am, दीजिए। reflecting means to deep think. डीप थिंक कह सकते हैं या उसके बारे में ज्यादा सोचना, उसके बारे में और ज्यादा चीजों के बारे में सोचना उसका। मैम रिफ्लेक्टिंग ये नहीं है कि उसने आज जो सीखा उसी का एक हमें और बेहतर वर्जन नेक्स्ट टाइम जब वो नया कुछ ट्राई करेगा तो उसमें देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं, देखिए ये तो आपका 4th में भी आ जाएगा सेम चीज। रिफ्लेक्टिंग होती क्या है, जब भी हम कुछ, मान लीजिए हमने आज कोई काम किया या हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, उसकी एक इमेज या हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट की एक इमेज जो है हमारे माइंड में छप जाती है, वो हमारे एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तब हम कहते हैं कि हम रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग कर रहे हैं, या उस चीज के बारे में डीप स्टडी कर रहे हैं या डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके मैम एक बार थर्ड पॉइंट बता दोगे प्लीज। मैम प्राप्त करना और समझना मीन सेम ही है क्या दोनों? नहीं, देखिए दोनों अंतर है। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है। जैसे लेक्चर मेथड्स होता है, यहाँ पर ही आप ये मान लीजिए कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसकी नॉलेज आपको मिल गई। अब जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बन गई हो। यहाँ पर तो फिर भी हम डाउट डिस्कस कर रहे हैं, या आपका अगर कोई डाउट है डिस्कशन हो पा रहा है। लेकिन नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, इसका भी मौका सबको नहीं मिल पाता है कि वो अपने डाउट्स रख पाए। बैक बेंचर्स होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, वो अपने दूसरे काम में लगे रहते हैं। तो एक नॉलेज क्या होती है, नॉलेज को प्राप्त करना क्या होता है कि टीचर्स आए, आपको दे दी नॉलेज, आपको पता है, आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिक। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस टॉपिक से थोड़ा सा इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने लगे या कुछ डीप में कुछ पूछने लगे, तब आपको उसका आंसर दे पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर ही अगर मैं यहाँ पर आपको इस टॉपिक के बारे में एक असाइनमेंट दे दूं कि हाँ ये आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका असाइनमेंट आपको करके लाना है, तब क्या होगा, उस टॉपिक का आप 2-3 जगह से कम पढ़ेंगे।
आप अपनी बुक से देखेंगे, आप नेट से देखेंगे, आप गूगल से सर्च करेंगे, बुक्स से देखेंगे, तो आप 2-3 जगहों से देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, करेंगे, और एंड में जो सबसे बेस्ट आंसर आपको लगेगा उसको आप असाइनमेंट की फॉर्म में बनाएंगे। अब क्या हुआ, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई। अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर आपसे कुछ भी डीप भी कोई क्वेश्चंस पूछे, कोई हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे, तो भी आप उसके बारे में बता पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा पाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं रचनात्मकवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है या क्या क्या खासियत है कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो सबसे पहले तो यह है कि रचनात्मकवाद ज्ञान के संप्रेषण एवं ग्रहण करने के स्थान पर स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म वो है जो बच्चे को ये नहीं है कि भाई टीचर्स आए पढ़ाए और चले गए, ये वाला मेथड की बजाय बच्चे ये फोकस करता है कि बच्चे जो है खुद से एफर्ट्स करें, खुद से कुछ काम करें, और एक्टिविटी को करते करते खुद से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करें। नेक्स्ट है, सीखने के लिए उचित पर्यावरण और सामूहिक क्रियाओं को आवश्यक मानता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए ये जरूरी है कि आपके पास एक सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए और ग्रुप एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकतर जगहों पर ग्रुप एक्टिविटीज जो होती है वो ज्यादातर बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। इसके अलावा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर बच्चा जो है न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ज्ञान की क्रमबद्धता और उसके पुनर्गठन पर बल देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो जो आपकी नॉलेज है वो एक सीक्वेंस में चलती है। बच्चे ने आज कुछ सीखा और वो कल जाकर उसकी प्रीवियस नॉलेज बन गई, कल वो उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ नया सीखेगा। ठीक है, नया सीख लिया, अब उसको नई चीज का इस्तेमाल करेगा। थर्ड, जब कुछ और नई चीज कंसेप्ट उसको सीखना होगा तो जो उसने सेकंड तक सीखा वो उसकी प्रीवियस नॉलेज बन जाएगी। तो मतलब एक सीक्वेंस में बनती हुई चीजें जो है चली जाती है। पहले प्रीवियस नॉलेज होती है, आपके करंट नॉलेज होती है, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, और करंट नॉलेज के आधार पर आपका नेक्स्ट जो है न्यू लेवल पर आप चले जाते हैं। तो एक सीक्वेंस में होती है आपकी पूरी नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, और परसों आप कोई अलग ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये एक सीक्वेंस में होती है। और नेक्स्ट, पुनर्गठन की जो आपको नॉलेज होती है वो बार बार रिस्ट्रक्चरिंग होती रहती है। जैसे आपका, हम कहें कि ग्रीटिंग कार्ड वाला ही एक एग्जांपल्स मैं लेकर चल रही हूँ। बच्चे को नॉर्मली ग्रीटिंग कार्ड के बारे में पता था, लेकिन जब उसको मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड बनाना पड़ा, मदर्स डे का उसने ग्रीटिंग कार्ड बनाया, तो उसके लिए उसने प्रीवियस नॉलेज की हेल्प ली अपने, कि ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है। उसके साथ साथ उसने कुछ नया भी तो सोचा होगा, कुछ नया क्रिएट किया होगा। हो सकता है नया कोई एलिमेंट उसमें लगा दिया हो, कोई नया फ्लावर उसमें ड्रॉ कर दिया हो, या नई कुछ लाइंस लिख दी हो उसमें एक्स्ट्रा, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया होगा। अब जो आज उसने सीख लिया है, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको फादर्स डे पर अगर आप कहेंगे कि फादर्स डे पर ग्रीटिंग कार्ड बनाकर लेकर आओ, तो उसमें वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा बच्चा। उसमें पुरानी नॉलेज जो है वो बार बार यूज होती रहती है। ऐसा नहीं है आज आपने कुछ सीखा उसका नेक्स्ट टाइम कोई इस्तेमाल नहीं। आज आपने जो सीखा वो कल आपके काम आएगा, कल आपने जो सीखा वो परसों काम आएगा। नॉलेज जो है बार बार रिस्ट्रक्चर होती रहती है, दोबारा पुनर्गठन उसका होता रहता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव की बजाय एक्टिव रहते हैं, खुद से पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। और जब बच्चे एक्टिव रहेंगे तो जो भी वो ज्ञान सीखेंगे, जो भी वो नॉलेज एक्वायर करेंगे, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक सीखेंगे, वो जल्दी नहीं भूलेंगे। मेमोरी पावर के थ्रू जितना भी सीखेंगे वो हो सकता है 1 घंटे में भूल जाए, 2 घंटे में भूल जाए, या 1 या 2 दिन में भूल जाए। नेक्स्ट आता है रचनात्मकवाद की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या होती है कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो सबसे पहला तो ये कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया जाता है, कौशलात्मक या भावात्मक विकास पर नहीं। ये पॉइंट्स आप स्किप कर दीजिएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को बुक वगैरह में तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ पहले कि इस पॉइंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इस पॉइंट्स को आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट सही है, और नहीं तो आप बिल्कुल मत लिखिएगा। मेरी एडवाइस ये है कि इस पॉइंट को आप लिमिटेशंस में मत लिखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट गलत है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है सामान्य स्तर के शिक्षक एवं विद्यार्थी रचनात्मक अधिगम को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा सकते। ये आपके इसकी डिमेरिट हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में जैसा भी हमने कहा कि एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है, तो उसमें टीचर्स भी प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, जिन्हें पता हो कि किस कंसेप्ट के लिए क्या एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, किस कंसेप्ट के लिए क्या नहीं करा सकते, बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है।
क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिशनल रूम में बच्चों को मैनेज करना, डिसिप्लिन में रखना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उनसे थोड़ी भी एक्टिविटी कराते हैं तो उनका डिसिप्लिन में, कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किस तरीके से बच्चों के साथ डील करनी है, किस तरीके से उनको डिसिप्लिन में रखना है, कैसे उनको एक्टिविटीज देनी है, कब बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना है, उसके लिए ट्रेंड टीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो टीचर्स भी ट्रेंड होना चाहिए जिनको इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज हो, साथ ही साथ स्टूडेंट भी। अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे तो वो तो आराम से कर लेंगे सारा दिया हुआ काम, चाहे आपको एक्टिविटी दे दो, चाहे आप उनको प्रोजेक्ट दे दो, वो इजीली करके आ जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, लो लेवल के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये चीज कर पाना खुद से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कि ये जो एक्टिविटी आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, यह सोचना कि बालक संपूर्ण ज्ञान का विकास अपनी खुद की एक्टिविटी से कर सकता है, ये युक्ति संगत नहीं है। हमने कह दिया कि बच्चों को खुद एक्टिविटीज में छोड़ो और वो बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ये जो है थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है। कुछ जगह कुछ कुछ नॉलेजेस ऐसी भी होती है जो कि पहले ही हमारे फिलोसोफर्स ने या महान साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी दी हुई होती है, तो उसको वो खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं करते, उसको तो बतानी ही पड़ती है, उसको तो वो बच्चा लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, मैथ्स में फॉर्मूले वगैरह हैं तो वो बच्चों को लर्न ही करने पड़ेंगे। कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बिल्कुल एक डेरिवेशन के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन सारे हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है, इस प्रकार की कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध अधिगम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या चाहिए, नॉलेज को पूरा एक सीक्वेंस में चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हर एक टॉपिक को हम सीक्वेंस में लगा सके, इस चीज में थोड़ा सा जो है मुश्किल होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी इस तरीके के आप डिमेरिट्स लिख सकते हैं, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, नॉर्मली भी आप कह सकते हैं कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, एक छोटे से टॉपिक को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम मैनेज होगा, एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि जल्दी काम हो जाता है और उसमें खर्च भी कम होता है। दूसरा तरीका इसमें डिमेरिट्स क्या है कि इसमें कोर्स टाइम पर पूरा हो पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप एक टॉपिक में ही एक्टिविटीज कराएंगे, टाइम ज्यादा लेंगे, तो पूरा सिलेबस आपका टाइम पर पूरा हो जाए, ये चीज जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से आप बाकी के डिमेरिट्स भी अपनी तरीके से बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाउलो फ्रेरे। ये आपके 2-3 फिलोसोफर हैं यहाँ पर जिनके बारे में हम बात करेंगे, इनमें से जो है क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके एजुकेशनल आइडियाज या एजुकेशनल थॉट्स हमें बताने हैं। जितने भी हम फिलोसोफर यहाँ पे बात करेंगे 2 या 3, तो वो सभी फिलोसोफर कंस्ट्रक्टिविज्म से ही इंस्पायर्ड होंगे, उनके सबके थॉट्स भी कंस्ट्रक्टिविज्म होंगे। माइक सभी ऑफ कर लीजिए किसी का भी अगर होने को। माइक ऑन है मेंबर में से किसी का? चलिए, तो यहाँ पर सभी के सभी क्या कंस्ट्रक्टिविज्म से इंस्पायर्ड है, उनके सारे थॉट्स उसी अकॉर्डिंग है। सभी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी या लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट को ही क्या करते हैं, फोकस्ड करते हैं। तो यहाँ पर पहले आते हैं आपके पाउलो फ्रेरे। ये आपके यथार्थवादी और मानववादी दार्शनिक थे, यानी कि रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक के फिलोसोफर्स थे। इन्होंने अपने जब ये स्टूडेंट्स थे तो उस टाइम पर इन्होंने क्या देखा कि उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ दोस्त तो ऐसे थे, कुछ क्लासमेट तो ऐसे थे जो कि खाने के लिए तरस रहे थे, वहीं पर ही कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ क्लासमेट्स ऐसे भी थे जिनके पास कोई कमी नहीं थी, उनके पास सारी चीजें थी, ठीक है। अब ये सारी चीजें उन्होंने देखी, तो इसके बाद ही उन्होंने जो है एक कसम खाई, क्या खाई कि दुनिया में से भूख को कम करने के लिए वो उनसे जो कुछ बन पड़ेगा वो सारे काम को करेंगे, ठीक है, वो हर एक कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। अब इसके लिए वो अपनी पूरी लाइफ में प्रतिबद्ध भी रहे, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करते रहे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी अत्याचार से पीड़ित 1970 में, जिसमें इन्होंने सभी शोषित और उत्पीड़ित जो भी व्यक्ति थे उनके बारे में बात की कि उनसे किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, किस चीज होती है, तो उनके बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन की, ठीक है। ये तो हुआ इनके बेसिक जीवन के बारे में बातें। दार्शनिक विचारों की अगर बात करें, फिलोसॉफिकल आइडियाज की बात करें, तो इनका मानना यह था कि मनुष्य की सभी क्रियाएं सह उद्देश्य होती है। मतलब एक व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, हर एक एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। अगर आप, मैं ये कहूँ कि अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, आप एक सुई को भी इधर से उठाकर दूसरी तरफ रख रहे हैं, तो उसके पीछे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है।
मनुष्य अपना कार्य और व्यवहार किसी ना किसी आवश्यकता के कारण ही करता है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अगर कुछ रीजन ना हो तो कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर भी ना निकले। यहाँ तक कि अपना भोजन भी भूख की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो उसका भी रीजन ये है कि आपको भूख लग रही है, आपको भूख शांत कर रही है। तो मतलब हर एक काम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी पर्पज से कर रहे हैं। अब अगर एक एक्टिविटी आपने की, उससे आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई, तब आप उसके लिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, उससे आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, तब आप क्या करते हैं, दूसरी जॉब ढूंढ लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइम आप साइड बाय साइड दूसरा काम शुरू कर देते हैं, ताकि क्या हो सके, आपकी नीड्स पूरी हो सके, आपकी जरूरत पूरी हो सके। नेक्स्ट है फ्रेरे के शैक्षिक विचार। एजुकेशनल थॉट्स क्या थे एजुकेशन से रिलेटेड? तो जो फ्रेरे थे वो ये कहते थे कि मानव समाज और राष्ट्र के लिए शिक्षा को बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण माना था। कैसे? इन्होंने कहा कि पीड़ितों की गरीबी और भुखमरी केवल और केवल शिक्षा के द्वारा ही दूर की जा सकती है। जैसा इन्होंने ऊपर बताया कि शुरू से इन्होंने भूख वगैरह को देखा था, भुखमरी को, तो उस वजह से इन्होंने स्टार्टिंग से कहा था कि गरीबी को दूर करना है। तो इन्होंने बाद में आकर कहा कि गरीबी और भुखमरी को अगर दूर करना हो, हंगर को, तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें ताकि जो गरीबी वगैरह है ये दूर हो सके। वह स्त्री और पुरुषों को शिक्षा के माध्यम से स्वयं को जानने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही स्त्री पुरुषों के लिए जानने, समझने, व्यवहार करने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। कि अगर व्यक्ति जो है एजुकेट होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे सोचना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। और अगर व्यक्ति को यह पता चला तो ये जो गरीबी और भुखमरी है काफी हद तक कम हो जाएगी। चलिए, ये इनके एजुकेशनल थॉट्स थे। इसके बाद इन्होंने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या बताए कि शिक्षा ऐसी हो जो लोगों में मानवीय गुणों का विकास कर सके, ह्यूमन क्वालिटीज को डेवलप कर सके, जैसे लव, सिंपैथी, काइंडनेस, कंपैशन एटसेट्रा। इसके अलावा लोगों को कर्म के लिए, कार्य के लिए मोटिवेट कर सके कि हाँ, आप कुछ काम करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो ही आपको कुछ बेनिफिट होगा। व्यक्ति के संकीर्ण, संकुचित और एकांगी दृष्टिकोण के स्थान पर विस्तृत, व्यापक और स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना। मतलब जो नॉर्मली लोगों की जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो बहुत ही नैरो थिंकिंग है, ठीक है, वन साइडेड थिंकिंग है। इसकी बजाय लोगों की थिंकिंग को वाइड करना, कंप्रहेंसिव करना, हेल्दी करना, ताकि जो लोग हैं एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत या सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच सके। उनके माइंड मेंटलिटी को, उनके माइंडसेट को इम्प्रूव करना। लोगों में नैतिकता के लिए आस्था पैदा करना कि हाँ, मोरालिटी भी एक चीज होती है, उसमें मोरालिटी में फेथ डेवलप करना। विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों का निर्माण करना, यानी कि एजुकेशन ऐसी हो जो अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग लोगों को निर्माण कर सके। जैसे अगर डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स बना सके, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर्स बना सके, टीचर्स के लिए टीचर बना सके अलग अलग। तो एजुकेशन ऐसी हो जो हर एक फील्ड के लिए कुछ कुछ लोगों का निर्माण कर सकती हो। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, मतलब हमारे देश से रिलेटेड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको भी डेवलप करना बच्चों में, ये भी एजुकेशन का ही एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने सारा करिकुलम बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाने चाहिए। टीचिंग मेथड्स में जैसे कि कहा कंस्ट्रक्टिविज्म से ये इंस्पायर्ड थे, तो वही सारे मेथड्स आपके इसमें आ सकते हैं। जैसे इंटरेक्शन के द्वारा पढ़ना, इंटरेक्शन करना, अंतःक्रिया करना, और उससे नॉलेज को खुद से खुद डेवलप करना, कि बच्चा खुद से इंटरेक्ट करे और नॉलेज को डेवलप करे। इसके अलावा जो भी टीचिंग मेथड यूज करें वो इजी होनी चाहिए और इंटरेस्टेड होनी चाहिए। ऐसे मेथड जो कि इजी भी हो और बच्चों के लिए इंटरेस्टेड भी हो। इन्होंने हाई लेवल पर व्याख्यान विधि, स्वाध्याय विधि पर बल दिया। स्टार्टिंग में हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फोकस करें, लेकिन अगर हायर लेवल की बात होती है तो वहां पर हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर हम सेल्फ स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका एक बेसिक कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बैंकिंग कंसेप्ट, बैंकिंग संप्रत्यय। शॉर्ट में अलग से पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा, ये समझिएगा। बैंकिंग कंसेप्ट में इन्होंने क्या कहा? बैंकिंग कंसेप्ट में इन्होंने ये कहा कि जो आपकी पाओलो फ्रेरे के समय सामान्यतः शिक्षक मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे, जैसा कि आज भी काफी जगह चलता है। या पुराने समय में तो क्या होता था कि ना ही तो बुक्स वगैरह ज्यादा कुछ होती थी, नॉर्मली टीचर्स आते थे और ओरली बच्चों को पढ़ा के चले जाते थे।
बच्चे सिर्फ उनको लिसन करके या सुनकर वो नॉलेज को ग्रहण कर लेते थे। तो ये सारा सिस्टम इन्होंने बैंकिंग कंसेप्ट कहा। इन्होंने कहा कि जो तरीका है ये और कुछ नहीं, ये तो बैंकिंग संप्रत्य की तरह एक बैंकिंग हो गया ये तो एक तरीके से, जैसे जिसमें स्टूडेंट्स क्या है एक ब्लैंक अकाउंट हो गए जिसमें जीरो बैलेंस है, टीचर्स आते हैं और उस अकाउंट को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता था कि टीचर्स आए ओरली बच्चों को पढ़ाया और चले गए, तो इन्होंने इसको क्या माना, इन्होंने कहा कि तो एक तरीके से बैंकिंग हो गई। जैसे बैंकिंग में क्या होता था कि एक आपका अकाउंट है खाली जीरो बैलेंस का, आप आए और उसमें अपने पैसे भरे, बैलेंस को ऊपर किया और चले गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका बैंक बैलेंस हो गए जो कि जीरो है, टीचर्स आए उसमें कुछ नॉलेज फिल की बैलेंस की तरीके से और चले गए। क्लियर है ये बात यहाँ तक सभी को? इसके बाद आता है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अनुशासन के अंदर इन्होंने कठोर दंड व्यवस्था के आधार पर विकसित अनुशासन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि कोई भी कठोर दंड जैसे मारपीट इस तरीके का कोई दंड नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक अनुशासन को स्थापित करने की बात की। डेमोक्रेटिक, हर किसी को अपना बोलने का भी अधिकार है, बच्चों को अपनी स्वतंत्रता है पूरी तरीके से, और सेल्फ डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं बच्चे रहे, किसी भी तरह की मारपीट कठोर दंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये आप चाहे तो इनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इनमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पाउलो फ्रेरे ने अलग अलग समय पर बहुत सारे साक्षरता कार्यक्रम चलाए, लिटरेसी प्रोग्राम। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था कि वो क्या करेंगे, गरीबी को और भुखमरी को देश से खत्म करेंगे और उसके लिए हर काम करेंगे। उसके बाद इनको ये लगने लगा कि गरीबी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हम हटा सकते हैं। तो अब इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर लिटरेसी प्रोग्राम्स को चलाया, जहां पर इन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी अलग अलग, और लोगों को मोटिवेट किया लिटरेसी के लिए, साक्षरता के लिए, कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एजुकेशन को ले सके। जो इन्होंने साक्षरता कार्यक्रम चलाए वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अलग अलग देशों में जाकर इन्होंने अपने प्रोग्राम्स को चलाया। कंट्रीब्यूशन आप इसमें देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है कि एक तो इन्होंने इतने सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए अलग अलग देश में, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि साक्षरता कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों से उनका नाम इतिहास में सुरक्षित कर दिया गया है। कि जो इन्होंने इतने सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए, ये इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना। इन्होंने अपना एक बुक भी लिखी हुई थी, पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो ये चीज क्लियर है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि पाउलो फ्रेरे के एजुकेशनल थॉट्स क्या है, या पाउलो फ्रेरे के बारे में बताइए, या कहा जा सकता है कि पाउलो फ्रेरे का कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन में। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको यही सब कुछ एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट आपका आ जाता है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें अगर मैं आपका कहूँ तो सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने बच्चों को बताया कि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने इंटरेक्शन थ्योरी दी थी कि बच्चे जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे समाज से, उतना ही ज्यादा बच्चे समाज के बारे में जान पाएंगे, उतना ही ज्यादा सोशलाइज हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे एक नॉर्मली तरीका है कि हो सकता है आपके वहां पर कोई रीजनल प्रोग्राम चल रहा हो, कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो, या आप किसी कम्युनिटी के किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, किसी सोसाइटी के प्रोग्राम में जा रहे हो, तो वहां पर जाकर अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे नॉर्मली, तो क्या होगा, आप सोशलाइज हो पाएंगे, आप उनसे बात करने में कंफर्टेबल होंगे, धीरे धीरे आप उसके बारे में जान पाएंगे, उसके कल्चर के बारे में जान पाएंगे, वो आपके कल्चर के बारे में जान पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है नॉलेज इंक्रीज हुई। वहीं पर ही आप किसी प्रोग्राम में जाएं और एक तरफ शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल ना किसी से कुछ बात करें, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से बैठे हुए, तब क्या होगा, आपकी जितनी नॉलेज है आप में सिर्फ और सिर्फ उतनी रहेगी, सोशल डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात ही नहीं कर पाएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपके साथ एक पैसेंजर और है, दो पैसेंजर है, अगर वही दोनों जो पैसेंजर है आपस में बात कर रहे हैं, नॉर्मली कंफर्टेबल हो गए, तो क्या होगा, उनका सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के कल्चर क्या है, वहां का क्या रहन सहन है, उस चीजों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, तो बच्चे का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर दोनों इंटरेक्ट ना करें, एक दूसरे से बात ना करें, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के कल्चर के बारे में कभी भी नहीं जान पाएंगे, तो उनका सोशल कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कही कि बच्चे का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट अगर कराना है तो उसका एक तरीका होता है, वो होता है इंटरेक्शन। बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जैसे ये इमेजेस है, ये आपका इंटरेक्शन को ही शो कर रही है।
अब इन्होंने एक चीज और दी थी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसको शॉर्ट में कहते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में। वेरी शॉर्ट में अलग से भी पूछा जा सकता है कि ZPD क्या होता है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या ZPD की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ZPD की फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में मैं अगर कहूँ तो यह समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। अब ये है क्या, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर वाइगोत्स्की ने 3-4 कॉलम दिए। इन्होंने कहा कि बच्चे की लर्निंग जो होती है उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल वो होता है जो कि बच्चा किसी भी काम को बिना किसी मदद के कर सके। लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी कि उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद से इंडिपेंडेंटली उस काम को कर सकता है। तो वो तो हुआ फर्स्ट लेवल। उसके बाद सेकंड लेवल आता है जिसमें बच्चा काम को कर तो सकता है लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। इन शॉर्ट उसको किसी ना किसी हेल्प की जरूरत है, चाहे वो व्यक्ति की हेल्प हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की हेल्प हो। तो सेकंड लेवल पर बच्चा काम तो कर पाएगा लेकिन उसको थोड़ी सी हेल्प की, सपोर्ट की या गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। इस फील्ड को हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, इसके अंदर बच्चा काम तो कर सकता है लेकिन एक गाइडेंस के साथ। और ये जो क्षेत्र है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे को यहाँ पर गाइडेंस मिल गई, एक प्रॉपर सही गाइडेंस मिल गई, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बच्चे को मदद ना मिले, गाइडेंस ना मिले, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बच्चे के लिए ZPD का ही होता है। इसके बाद थर्ड लेवल आता है कि बच्चे की कितनी मदद कर लो, कितनी गाइडेंस कर लो, ये लेवल बच्चे की पहुंच के बाहर है। ये लेवल में बच्चा जो है काम नहीं कर सकता। लर्नर कैन नॉट डू, मतलब बच्चा जो है कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर, चाहे उसको कितनी भी मदद, एड या गाइडेंस उसको दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ तो एक जो छोटा बच्चा होता है, 2 महीने का बच्चा अगर हम कहें, तो वो क्या कर सकता है, लेटने की अगर बात करें तो उसको लेटने के लिए किसी की भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बच्चा इंडिपेंडेंटली लेट सकता है। वो हुआ उसका फर्स्ट लेवल। इसके बाद सेकंड लेवल पर अगर 3 महीने का बच्चा है, वो बैठ तो सकता है, उसको हम कहें कि बैठने के लिए बैठ सकता है लेकिन उसको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत की, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके आप हो सकता है आप खुद उसको गोदी में लेकर बैठ जाए, या उसके आसपास कुशंस वगैरह का कोई एक सेफ इस तरीके का एरिया बना दे कि बच्चा जो है गिरे ना। तो बच्चा उस सपोर्ट से बैठ जाएगा लेकिन उसको किसकी जरूरत पड़ी, उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ी। ये था ZPD। अब अगर हमने बच्चे को सपोर्ट दे दे के बैठना शुरू कर दिया, बैठाना, तो बच्चा बैठना सीख जाएगा, एक टाइम आएगा। और अगर हम उसको सपोर्ट ना दें, उसको गाइडेंस ना दे, उसको हेल्प ना करे और वो लेटा लेटा रहने दे, तो बच्चा कभी भी बैठना नहीं सीख पाएगा। इसके बाद थर्ड चीज होती है कि अगर हम ये कहें 3 महीने के बच्चे को चलना सिखाएं, उसको आप चाहे कितना ही हाथ पकड़ के चलना लगे, कितना ही आप रिसोर्सेज की हेल्प ले ले, बच्चा नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक उसके जो बेसिक नीड्स है, उसकी जो कह सकते हैं आप लेग्स वगैरह है, वो मसल्स जो होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि बच्चा चल सके। तो उसको आप कितनी गाइडेंस दे लो, कितनी भी मदद दे लो, बच्चा जो है चल नहीं सकता। तो ये 3 लेवल जो है वाइगोत्स्की ने दिए थे। क्लियर हुए सभी के या नहीं? चलिए, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, या आ सकता है कि ZPD से आप क्या समझते हैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो ZPD भी अगर आपका आता है तब आप वाइगोत्स्की से ही स्टार्ट करेंगे कि वाइगोत्स्की ने ये कंसेप्ट दिया, आप उसके बाद ये डायग्राम बनाकर इसके तीनों पॉइंट्स को हेडिंग वाइज अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीनों लेवल्स को। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर 2 वर्ड और हैं, हो सकता है कभी वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए। एक होता है स्केप फोल्डिंग। ZPD के अंदर जो मदद आपको मिल रही है, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसको हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं, यानी कि मचान कहते हैं। जैसे हम बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, तो चलते हुए जो बच्चे को हाथ मिल रहा है, जो सपोर्ट उसको मिल रहा है, वो एक तरीके की मचान है उसके लिए, वो एक तरीके का उसके लिए स्केप फोल्डिंग का काम करता है। आपने बच्चे को बैठना सिखा रहे हैं, उसके आसपास कुशंस का जो है सपोर्ट कर दिया, तो जो कुशंस है बच्चे के लिए स्केप फोल्डिंग का काम करेंगे। तो हर एक वो मदद या वो गाइडेंस या वो सपोर्ट जो आप ZPD के अंदर बच्चे को दे रहे हैं, वो आपका स्केप फोल्डिंग कहलाता है। इसके अलावा एक और होता है वर्ड मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO।
इसके फोल्डिंग को देने वाला जो व्यक्ति होता है वो MKO होता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर होता है। ऑब्वियसली सी बात है, जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, जो व्यक्ति आपको सपोर्ट दे रहा है, वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति ही होगा। आप अपने से कम नॉलेजेबल व्यक्ति से कोई सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है वो आपको कैसे तो गाइड करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा। अगर बात करें चलने की, सिखाने की, बच्चे को बैठना सिखाने की, आपका पेरेंट, जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं वही आपको सिखा सकते हैं, जो कि आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है या ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। जरूरी नहीं नॉलेजेबल भी हो सकते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। तो MK कौन हुआ? MK वो व्यक्ति हुआ जो आपको इसके फोल्डिंग देते हैं। क्लियर है ये चीज? अलग से वेरी शॉर्ट में हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए जी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये नॉर्मली ह्यूमनिज्म जो था आपका फर्स्ट ईयर में, वही सब चीजें यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें और कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनिज्म को एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमनिज्म होता क्या है और ये बच्चे के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल होता है। तो पहले आपने कैरेक्टर बता दिया कि एक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक अच्छे कैरेक्टर की क्या क्या खासियत होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने ह्यूमनिज्म को एक्सप्लेन कर दिया कि ये ह्यूमनिज्म है क्या, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपने। तो यही आपका इसमें लिखना है और कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आता है मेन आपका थर्ड यूनिट, कम्युनिटी एंगेजमेंट। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। मैम इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ गांधी जी, तो उसमें मैम क्या लिखना है हमें? गांधी जी की जो फिलोसफी और एजुकेशनल थॉट है वही आ जाएंगे? नई तालीम लिखनी है आपको इसमें। ओके। एजुकेशनल थॉट्स लिख के उसके बाद आप नई तालीम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चाहे तो नई तालीम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। ओके मैम। हाँ चलिए, अभी थर्ड यूनिट है आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट होता क्या है? देखिए नॉर्मली जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में बात की थी कि अगर आप वर्क एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो मस्ट है। बिना कम्युनिटी की हेल्प के आप वर्क एजुकेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। इसके कई सारे पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहला तो यही है कि वर्क एजुकेशन में आप कोई एक्टिविटी बच्चे को देंगे। अगर आपके फैमिली वाले जो होते हैं नॉर्मली क्या कंसेप्ट होती है, क्या मेंटलिटी होती है कि जो बुकिश नॉलेज है वही सब कुछ है, बच्चे बैठकर बुक पढ़ते रहे, उनके लिए वही सेटिस्फेक्शन होता है पेरेंट्स के लिए। अगर बच्चे कहीं खेलने जा रहे हैं बाहर तो उनको ये लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, सिर्फ जो किताबी ज्ञान है वही उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मार्क्स लेकर आना 90%, 95%, यही उनके लिए सब कुछ होता है। अब वर्क एजुकेशन जो होती है इसके अपोजिट होती है। वर्क एजुकेशन ये होती है कि जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को कुछ खेल कूद, शारीरिक एक्टिविटीज जो होती है, फिजिकल एक्टिविटीज वो जरूरी होंगी। बच्चे को फिजिकली गेम्स भी खिलाए जाएंगे, सब चीज कराई जाएंगी। अब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट करने के लिए हो सकता है बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाए, ग्रुप्स में कोई प्रोग्राम्स कर दिया जाए, कोई कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराया जाए, चीजें पॉसिबल है। तो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ये वर्क एजुकेशन कहता है। अब पेरेंट्स जो होंगे वो जहां तक बुकिश नॉलेज चल रही है वहां तक से सेटिस्फाई रहेंगे। अब जैसे ही एक्टिविटीज एक्स्ट्रा चलने लगेगी, चाहे वो स्कूल में चल रही हो, चाहे स्कूल से आने के बाद बच्चा कर रहा हो, उनके लिए वो सब वेस्ट रहेगा। अब अगर पेरेंट्स उस चीज में बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हो, उनको ये पता लगे कि हाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका कम्युनिटी, मान लीजिए स्कूल से एक होमवर्क मिला कि आपको अपने सारे एरिया के प्लांट्स के बारे में जानकारी लेकर आनी है कि कितने प्लांट्स है। आप वो काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट ना करे, आपको अपने आसपास मतलब जैसे आप गार्डन वगैरह में जा रहे हैं तो गार्डन में वहां पर ये काम करने के लिए सपोर्ट ना करे या परमिशन ना दे, तब आपका काम अधूरा रह जाएगा, वर्क एजुकेशन अनसक्सेसफुल रह जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी के और भी बहुत सारे काम होते हैं। कम्युनिटी स्कूल्स के लिए फंड रेज करना, स्कूल की फाइनेंशियली हेल्प करना, स्कूल का निर्माण कराना, स्कूल की जरूरतों को देखना, ये भी कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो अगर कम्युनिटी हेल्प नहीं करेगी तो भी आपके वर्क एजुकेशन अनसक्सेसफुल है। इन शॉर्ट अगर आप वर्क एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अपने फैमिली, अपने कम्युनिटी का पूरी तरीके से एंगेजमेंट होना चाहिए। पूरी थर्ड यूनिट में यही बात कही गई है कि किस तरीके से आपका एंगेजमेंट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो मैं एंड में बताऊंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी किन्हीं भी लोगों का, वो ऐसे लोगों का समूह है जो लोग किसी भी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनका सेम इंटरेस्ट हो,
हो सकता है वो सेम कंपनी में काम करते हो सकता है वो सेम एरिया में रहते हो सकता है वो किसी सेम क्लब से जुड़े हुए हो सकता है कि उनके बच्चे सेम स्कूल में जाते हो। इन शॉर्ट किसी भी तरीके से अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं आपस में तो उनका ग्रुप एक समुदाय कहलाएगा। हो सकता है वो एक जाति के हो सकता है वो एक धर्म के हो, किसी भी तरह के उनका हमें कोई ना कोई सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। उनको हम कहते हैं कि हाँ ये एक कम्युनिटी है। जैसे कहते थे ये जैन समाज है, ये जाट समुदाय है, ये जैन समुदाय है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि अलग अलग कम्युनिटी आपकी हो सकती है। कम्युनिटी आपकी कितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हो सकती है। आपका ये कह सकते हैं पूरे देश के लोग हैं। अब जो भारतीय होते हैं, भारतीय क्या है, हर एक वो व्यक्ति जो भारत देश में रहता है तो उनमें सिमिलैरिटी हो गई कि वो भारत में रह रही, तो वो भी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है। किसी फॉरेन में अगर आप वहां पर जाएंगे, बात हो रही होगी तो वहां पर ये कहेंगे कि भारतीय समुदाय से कुछ लोग आए हुए। तो जो कम्युनिटी है वो कितनी भी छोटी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। क्लियर है ये चीज की कम्युनिटी होती क्या है? यस मैम। अब कम्युनिटी एंगेजमेंट की अगर बात करें तो जब ये कम्युनिटी आपके समुदाय स्कूल के सभी कामों में, सभी एक्टिविटीज में अगर कोऑपरेट करें, कोलैबोरेटिव करें, अपनी मदद करें, सपोर्ट करें, उसी को हम कहते हैं कि हाँ कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर वो सपोर्ट ना करे, किसी तरह की कोई हेल्प ना करे, तब हम क्या कहेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, स्कूल बिल्कुल अपना अलग है। अब यहाँ पर आ जाता है फैमिली। सबसे पहले कम्युनिटी के अंदर हम सबसे पहले फैमिली की बात करेंगे कि फैमिली के क्या क्या रोल्स या क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो किसी भी स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फैमिली का एंगेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली को सबसे पहले तो उनकी मेंटलिटी चेंज होनी चाहिए, उनको वर्क एजुकेशन के इम्पोर्टेंस बताई जानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फैमिली की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि उनका बच्चा रेगुलर बेसिस पर स्कूल्स में जाए, अपने क्लासेस करे रेगुलर बेसिस पर। क्लास से आने के बाद बच्चा को क्या होमवर्क मिला वो कैसे पूरा करेगा, उसमें उसकी मदद करे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? फैमिली की बनती है। तो ऐसी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फैमिली की बनती है। अगर इन सभी चीजों में फैमिली हेल्प करे तो वर्क एजुकेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई, बुकिश नॉलेज की, रियल वर्ल्ड की, ऑलराउंड डेवलपमेंट की, वही सारी बातें आप इनमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो फैमिली है वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो सके स्कूल से, इसके लिए स्कूल क्या क्या कर सकता है, स्कूल क्या क्या काम कर सकते हैं? मैम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर सके। हाँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर सकते हैं जिसमें टीचर जो है पेरेंट्स से मिले, उनको बताए कि क्या चीज सही है क्या गलत है, उनका बच्चा कब कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना नीचे जा रहा है, क्या नहीं है, सारी उनकी बातें बता सके। मदर्स मीटिंग अलग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कई बार टीचर्स होते हैं होम कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं कि कोई एक बच्चा है वो ज्यादा वीक है तो उसके घर चले गए और उसके घर पे जाकर उनके पेरेंट्स वगैरह से बातें कर ली और उनकी बच्चे के बारे में जानकारी हासिल कर ली। इनफॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है फॉर्मली तौर पर स्कूल्स में ही बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाए। इनफॉर्मल तौर पर पेरेंट्स जो है होते हैं, सॉरी जो टीचर्स हैं, वो इंडिविजुअली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ये काम कर सकते हैं। पेरेंट्स के थॉट्स जाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल के लिए जरूरी है कि वो पेरेंट्स के थॉट्स जाने कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को करें। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू चिल्ड्रंस, बच्चों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब डाउन जा रहा है, कब प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारी नॉलेज जो है पेरेंट्स को तुरंत की तुरंत दे और पेरेंट्स स्कूल को दे सारी जिम्मेदारी। तो अगर आपका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि फैमिली पार्टिसिपेशन से आप क्या समझते हैं, परिवार की सहभागिता से आप क्या समझते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सामुदायिक सहभागिता में परिवार का क्या रोल है, परिवार की क्या भूमिका है, तो भी आपको ये लिखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कार्य शिक्षा को सफल बनाने में परिवार की क्या भूमिका है। डिफाइन द रोल ऑफ फैमिली, किसमें हमें रोल डिफाइन करना है, वर्क एजुकेशन को सक्सेसफुल करने में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको यही लिखना है, फैमिली का पार्टिसिपेशन। पहले आप अपना नॉर्मली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं कि फैमिली को क्या क्या करना चाहिए। उसके अंदर आप वो पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं कि फैमिली को इंश्योर करना चाहिए कि उनका बच्चा रेगुलर बेसिस पर स्कूल जाए, उनका बच्चा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करते रहें, बच्चे की जो डायरी होती है स्कूल डायरी उसको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहें, अगर कोई एक्टिविटीज मिलती है तो उसमें बच्चों को सपोर्ट करे, हेल्प करे। ये पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं।
उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं कि फैमिली का एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए स्कूल क्या क्या कर सकता है। तो उसके अंदर आप ये सारी हेडिंग्स डाल सकते हैं। पहले आप चार्ट में शो कर दीजिए, उनको 1 बाय 1 हेडिंग वाइज उनके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर लॉन्ग में भी आता है तो भी आपके पास इतना सारा मैटर है कि आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? Ma'am, can we एक बात add one पूछनी more थी। point here? हाँ, For annual day programs, the family should, the parents should, participate करना उसमें, annual day program जो भी हो स्कूल हाँ, में हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज। एनकरेज हेलो भी मैम। करना है स्टूडेंट्स को, मतलब चिल्ड्रन हाँ, को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल। पेरेंट्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं कि क्या बेकार की अपना पढ़ाई करो, नेक्स्ट वीक या कल्चरल प्रोग्राम के नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम्स है, तुम उसमें पढ़ाई में ध्यान दो, ये तो सब बेकार की चीज है। तो ऐसा ना होके पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि वो चीज भी बच्चे के लिए जरूरी है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें, इसको उसमें पार्टिसिपेशन करें, मतलब अपना भी खुद भी जाए उसमें पार्टिसिपेट करें कल्चरल प्रोग्राम में, और अपने बच्चों को मोटिवेट करें। मैम एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं स्कूल की तरफ से मैम, उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को, बच्चों के लिए कि उनको जाना चाहिए वहाँ पर। क्या लगता है? मैम एग्जीबिशंस होता है ना हर हाँ स्टेट का अलग अलग। बिल्कुल, इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। या पिकनिक एंड एक्सकर्शंस। हाँ हाँ, पिकनिक वगैरह मैम बच्चों को इसमें वर्कशॉप का भी पॉइंट डाल सकते हैं कि बिल्कुल डाल स्कूल्स को सकते हैं। वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए किस तरीके से वर्कशॉप हो सकती कैसे है? कैसे वो अपने बच्चे मैम से वर्कशॉप, इफ डील the करें, school is कैसे having any एक सेकंड workshop, सुप्रिया जी, okay, एक उनकी मिनट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, उनकी एजुकेशनल फील्ड में, मतलब उनको एक तरह से नॉलेज देना हर तरह से, इस तरह हाँ से बिल्कुल हो वर्कशॉप। सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैम सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है? सोसाइटी कम्युनिटी में डिफरेंस कुछ ज्यादा खास नहीं है, दोनों चीजों को एक ही तरीके से मान लिया जाता है। माइक ऑफ कर लीजिए एक मिनट। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि सोसाइटी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, मोस्टली सिर्फ एरिया के बेस पर कहा जाता है कि हाँ आप एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो या आप एक एरिया में रह रहे हो, उसको हम अधिकतर सोसाइटी कह देते हैं। बाकी इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मैम मैम ये क्वेश्चन आया है, जी मैम ये क्वेश्चन बैंक में दिया है, डिफरेंस समझ नहीं आया। मैम कम्युनिटी को सोसाइटी का पार्ट मानते हैं ना, एक छोटा पार्ट। सोसाइटी ऑन लार्जर एरिया ना, सोसाइटी बड़ा हो गया, समाज है हमारा पूरा सब लोग। कम्युनिटी में एक जो समाज के एक ग्रुप आ गया जो कुछ कल्चर से रिलेटेड होता है, किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो कम्युनिटी में आ जाता है। और समाज में सारे लोग आ जाते हैं, हर तरह के लोग आ जाते हैं जो मिलके समाज बनाते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पर मेन डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि कम्युनिटी पार्ट है या सोसाइटी पार्ट है। ये तो चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको कहा था कि अगर आप भारत की भी बात करें तो ये भी अपने आप में एक समुदाय है किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है। मेन डिफरेंस आप यहाँ पर ये कहेंगे कि कम्युनिटी के अंदर तो सिर्फ हम लोगों के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये लोगों का समूह है जो किसी तरीके से आपस में रिलेट करता है, वो आपका कम्युनिटी हो गई। लेकिन सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं। तो सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों का समूह शामिल नहीं होता है। सोसाइटी के अंदर एक तो ग्रुप्स हो गए, लोगों के समूह हो गए, उसके साथ साथ लोगों के आपस में रिलेशंस, उनके जो कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो सारी चीजें भी आपकी सोसाइटी के अंदर काउंट होती है। कम्युनिटी मैम में लाइक मैम मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समुदाय वो है जो किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सोसाइटी वो है जो किसी ना किसी रूल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं। सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों के समूह नहीं, लोगों के समूह के साथ साथ उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनके थॉट्स, उनकी वैल्यूज, नॉर्म्स, सारी चीजें आ जाती हैं। मैम लाइक अलग अलग समुदाय के लोग जब एक नियम से बच जाते हैं तो वो सोसाइटी बन जाता है। समुदाय के लोग आप वहां पर मेंशन ना करें, कोई भी लोग जब किसी भी, नहीं वो सिर्फ समझने के लिए पूछा है। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी मैम एंगेजमेंट। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। मैम लास्ट ईयर आया था, हाउ कैन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज प्ले इफेक्टिव रोल ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट? तो क्या हम नेक्स्ट ये वाला आंसर लिख सकते हैं जो अपकमिंग 4 टॉपिक है पॉइंट है? आपका हाँ अपकमिंग जी। टॉपिक। नेक्स्ट आपका आने वाला टॉपिक है, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, पूरा अलग से टॉपिक है ये लोग। और मैम फील्ड एंगेजमेंट क्या होता है?
उसको भी अभी डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इसके बाद नॉर्मली कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की हुई है कि कम्युनिटी से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है। इस चीज को आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल चीजें हैं जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की है। इसके बाद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि वही चीज की बच्चे जो है रोज रेगुलरली बेसिस पर स्कूल में जाए। कम्युनिटी की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया के या अपने आसपास के सभी बच्चे स्कूल्स में जाए। ऐसा ना हो कि बच्चों का एनरोलमेंट ही नहीं कराया है, बच्चे जो है एजुकेशन ले ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज की तरफ भी आपका जो है ध्यान बनता है। इसके अलावा सजेस्ट इन सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। फैमिली में भी ये चीज लिख सकते हैं कि फैमिली पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों को क्या एक्टिविटीज कराई जाए। वर्क एजुकेशन में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती है जो कि बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर उनको डिवाइड की जाती है कि हाँ आपके जिस भी इंटरेस्ट है, जो आपका जिसमें आपके इंटरेस्ट हो या जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज दी जाती है। अब जो पेरेंट्स होंगे वो क्योंकि अपने बच्चों को तो समझते हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चों को क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, तो उस चीज में वो सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटी उनके बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर बच्चों का असेसमेंट हो रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है, तो उसमें हेल्प करें, उसमें अपने सही तरीके से अपनी तरफ से भी बातें बताएं कि उनका बच्चा कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें पूरी तरीके से हेल्प करें। स्कूल की तरफ से क्या क्या ऑर्गेनाइज हो सकता है एक्टिविटीज, जैसे बच्चों को एक्टिविटीज दे दी कि हाँ आपको जो है वाटर बॉडीज क्लीन करनी है, या गार्डन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज दे दी, कोई सोशल जस्टिस के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, प्लांटेशन के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, कंजर्वेटिज्म के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कम्युनिटी से रिलेट कर गए। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आप अपने स्कूल्स में सारी अधिकतर ऐसी एक्टिविटीज डालो वो जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, आपके सोसाइटी से बिलोंग करती हो। अगर आप कम्युनिटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएंगे तो कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बड़ों से कैसे रेस्पेक्टफुली बात की जाती है, बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, आपके स्कूल में एक दिन सिखाया जाए कि सभी पेरेंट्स के जो है पैर छूने चाहिए बड़ों के, और छोटे से बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। अगर आप स्कूल में आ रहे हैं तो पैर छूकर आए, जा रहे हैं तो पैर छुए, ये आप एक्टिविटी सिखा रहे हैं नॉर्मल। अब घर पे जाकर बच्चा सेम काम करता है तो उसके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो वो क्या कहेंगे, उस स्कूल्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे। सेम चीज पूरी कम्युनिटी पर अगर लागू हो जाए तो कम्युनिटी में जितना जो ज्यादा सपोर्ट कर सकता है करेंगे। वहीं पर ही अगर स्कूल में कुछ उल्टा सीधा सिखाया जा रहा हो, कुछ अलग सिखाया जा रहा हो जिसका कि कम्युनिटी में कुछ लेना देना ही नहीं है, बच्चा स्कूल में बुकिश नॉलेज लिए जा रहा है और घर पर आकर वो पेरेंट्स से मिसबिहेव करे या उल्टा सीधा बोले, तब क्या कहेंगे पेरेंट्स कि तुम्हारा तो कल को ही नाम कटाकर घर बैठाते। ठीक है, कैसे किस स्कूल में जा रहे हो या कैसी पढ़ाई कर रहे हो जिसमें तुम्हें ये भी नहीं सिखाया जाता कि कैसे बात करनी। तो क्या होगा, कम्युनिटी जो है या पेरेंट्स जो है वो स्कूल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम्युनिटी की क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया जाए। जैसे बच्चों को सिखाया कि वाटर बॉडीज को कैसे क्लीन करना है, गार्डनिंग कैसे करनी होती है, प्लांटेशन कैसे करें, सोशल जस्टिस कैसे कर सकते हैं। हम अपने समाज से जो कंजर्वेटिव सोच है, जो रूढ़िवादिता है, उनको कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम बड़ों से बात कर सकते हैं, अपने बच्चों से किस तरीके से, छोटों से किस तरीके से बात करनी है, बड़ों से किस तरीके से बात करनी है। ये बच्चों को ये एक्टिविटीज दे दो कि ये सर्वे करके लाएं कि उनके आसपास के कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए काम करें। एडल्ट्स के एजुकेशन के लिए काम करें। ठीक है, फेस्टिवल्स के अंदर बच्चों को डेकोरेशंस वगैरह के बारे में नॉलेज दी जाए कि ये कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है जो अलग से शामिल होती है। ये पॉइंट्स आपको मैंने वैसे अलग से इंक्लूड किया हुआ है, इसका कोई अलग से टॉपिक नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन तो क्या आएगा कि आपका इस जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है और कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। कम्युनिटी का अगर ये पूछा जाए कि कम्युनिटी की क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो लास्ट वाली यूनिट में मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं वे सारे क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ उस चीज को, मतलब एक बार बता देती हूँ।
देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है, कम्युनिटी वर्क डन बाय स्कूल, कि स्कूल्स क्या क्या काम कर सकता है, जैसे बच्चों को समान और सौहार्दपूर्ण भाषा का उपयोग करना, पानी का सदुपयोग बताना, बच्चों के द्वारा सामूहिक नाटक करना, तो ये सारी एक्टिविटीज स्कूल के द्वारा हो जाएंगी। इसके अलावा कम्युनिटी क्या क्या रोल कर सकती है, ये देखिए, कम्युनिटी के एजुकेशनल वर्क्स, स्कूल की स्थापना करना, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ये सारे पॉइंट्स कम्युनिटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं, पेरेंट्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। Ma'am, the cleaning of the community also comes under this cleaning mission, like साफ करना। हाँ हाँ, वो स्वच्छता अभियान, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। हाँ, मोदी जी ने बताया ना, शुद्ध भारत जी, मतलब बिल्कुल। वो। हाँ, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो कि लिटरेसी के लिए चलाए गए हैं, कि ऐसे सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम जो कि साक्षरता को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए चलाए गए हैं, तो उनके कुछ नाम यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इनके नाम आप याद कर लेंगे। एग्जाम में वेरी शॉर्ट में कई बार पूछ लेते हैं कि कहीं 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताइए, 4 पॉलिसीज के नाम बताइए, तो सिर्फ नाम और नाम लिखने हैं आपको। इनके बारे में अगर मैं बताऊं डिटेल में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रेयर चांस है कि शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए, तो उनके लिए आप सिर्फ एक तो फर्स्ट सर्व शिक्षा अभियान, इसके बाद हाँ सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान करेंगे आप। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी आने के चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप नाम याद रख लीजिए, उनमें का ही काम आपका हो जाएगा। क्लियर है मैम? डिस्क्राइब भी करना है इन टॉपिक्स, इस 2 पॉइंट को? नहीं, सिर्फ आपका एक तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर का आपका ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील आ जाता है इसी के अंदर। इसके अलावा एक कस्तूरबा कर लीजिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लीजिए। मैम, महिला समाख्य वो क्या होता है? महिला समाख्य, हाँ, इसी में एक प्रोग्राम ही है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये राम महिला समाख्या प्रोग्राम। वो किसके लिए होता है? महिला समाख्य मतलब क्या होता है? चलिए, कोई मेंबर है जो बताएगा इसके बारे में? जो रूरल साइड की लेडीज होती है उनके लिए चलाया गया है, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। क्लियर है? अच्छा, फॉर रूरल वुमेन, एजुकेशन फॉर द रूरल वुमेन, इज इट? रूरल वुमेन के एजुकेशन और उनके एम्पावरमेंट के लिए, ताकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका इस तरह का एनवायरनमेंट हो जिससे वो उनको इंफॉर्मेशन मिले, वो एग्जीक्यूट करे और मतलब एम्पावर हो इन शॉर्ट। ओके, थैंक यू रोशी जी। या एक्सक्यूज मी मैम, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, आपका एक सर्व शिक्षा अभियान आया था जिसके अंदर ये कहा था कि सभी को शिक्षा दी जाए, ऑल ओवर हर एक बच्चा जो है एजुकेशन का राइट है उसको, और हर एक बच्चे को एजुकेशन पहुंचाई जाए। उसके लिए इन्होंने कहा कि 7 से 14 साल तक का बच्चा जो है उसको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन मिले, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको एजुकेशन ना मिले। अब ये चीज इन्होंने एक चीज में बता दी, मतलब एक कंसेप्ट निकाल दिया सर्व शिक्षा अभियान। अब ये करना पॉसिबल तो नहीं था, लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, कोई गरीबी किसी की प्रॉब्लम थी, किसी की कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब उसको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए या अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन हो, अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे कि आपको इसमें मिड डे मील आ जाता है कि बच्चों को दिन के टाइम एक टाइम का भोजन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ गरीब जो व्यक्ति होते थे जिनको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता था, वो अपने बच्चों को भेजने लगे स्कूल। उनको ये लगने लगा कि चलो पढ़ाई तो छोड़ो, कम से कम बच्चों को एक टाइम का स्वस्थ भोजन मिलेगा या एक अच्छा भोजन मिलेगा, तो उसके लिए वो भेजने लगे। इसके बाद एक प्रोग्राम आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या था कि स्कूल्स की जो बेसिक नीड्स होती है, स्कूल का फर्नीचर हो गया, बोर्ड हो गए, जो बेसिक्स नीड्स होती हैं उनकी देख रेख करना कि हाँ स्कूलों में जो बेसिक नीड्स है वो है कि नहीं है, जिसमें नहीं है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, चाहे वो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं फिर। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक नीड्स है वो सारी पूरी करना। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाया गया जिसमें लड़कियों के बारे में बात हुई, लड़कियों के एजुकेशन के लिए बात हुई। तो ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है सारे एजुकेशन फॉर ऑल के अंदर ही आते हैं। हेलो मैम, सर्व शिक्षा अभियान में ये आपने 2 पॉइंट्स बताए मैम, लेकिन ये तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मिड डे मील वाला अलग हो गया है और ब्लैक बोर्ड वाला अलग है, एकदम से कोई रिलेशन ही नहीं। रिलेशन है ना इनके अंदर। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एनरोल कराना,
इस उद्देश्य से एजुकेशन फॉर ऑल को सक्सेसफुल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे थे। अगर चलिए मैम, मिड डे मील के लिए तो मतलब पेरेंट्स बच्चों को एक टाइम हाँ, के खाने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मैम ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसमें पेरेंट्स क्यों हाँ, उसमें भेजेंगे? क्या कर सकते हैं, देखिए ये अगर वाली आप समझ आपको नहीं बता, आया मैम। हाँ मैं बताती हूँ आपको। इसमें ये होगा कि अगर किसी स्कूल में बेसिक रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगे, बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं होगी, पेरेंट्स ने भेजा अपने बच्चे को और वहां पर उसकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही, उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, या उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, पेरेंट्स उसका नाम कटा लेंगे। उस स्थिति में हर एक स्कूल में जो बेसिक जरूरत है वो कम से कम पूरी होनी चाहिए, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी भी तो इम्प्रूव होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बच्चों का एनरोलमेंट करा देना है, काम खत्म। ऐसा भी तो केसेस होते थे कि बच्चे का एनरोलमेंट होने के बाद पेरेंट्स जो है उनका एडमिशन कटा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं लगता था। तो उस स्थिति में एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था कि जितने भी सबसे पहले रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज पूरे हो सके। लेकिन मैम आज भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बोरी और कट्टों पर ही बच्चों को बैठाते हैं। देखिए ये तो रियलिटी का अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रियलिटी में नहीं है। ये तो वो है जो सरकार की तरफ से नियम है। अब वो रियली में कितने अप्लाई हुए ये आप सब जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आती है वो रियली में कितनी अप्लाई हो पाती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो मैम इसके डीमेरिट्स में भी लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या लिख सकते हैं आप बताइए? नहीं नहीं नहीं, ये डीमेरिट वाला जो पॉइंट है कि मतलब ये नहीं लिख सकते ये कि आज के टाइम डीमेरिट्स नहीं, ये अप्लाई हुई नहीं है, ये डीमेरिट्स में नहीं आएगा आपको। डीमेरिट्स इसकी नहीं है कोई भी फिलहाल। ओके मैम, थैंक यू। मैम मिशन ब्लैक बोर्ड में क्या ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एक करके स्कूलों बात को मैम जो ये हेडिंग्स दी हैं आपने, मैं ये कहना चाहती आप बताइए शानी जी। मैम मिशन ब्लैक बोर्ड में क्या हम ये भी डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी साइड से विदाउट एनी कॉस्ट, जिस वजह से वो बच्चों को ज्यादा मतलब कम फीस में या कम खर्चे में बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकें। कि अगर उनकी फीस कम होगी तो अधिकतर पेरेंट्स जो गरीब होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो फिर अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। नहीं देखिए, इतना मैं पहले बता रही हूँ, ये तो चीज इसमें है ही नहीं ना। आपने जो बात की है कि बच्चे ये चीज आपका इसमें नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि आप अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है बुक से क्वेश्चन बैंक वगैरह से रीड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये शॉर्ट में भी आने के चांसेस बहुत कम है। मैं बताऊं, ये सिर्फ बेसिक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सिर्फ इतना था कि ये स्कूल की जो बेसिक चीजें वो उसमें सुधार लाने के था। तो नॉर्मली ये बोला था कि ये जो बेसिक स्कूल्स हो रहा है इसमें एटलीस्ट 2 रूम्स हो, 2 टीचर्स हो, और जो यूजफुल उनकी चीजें है ना वो होनी चाहिए। एटलीस्ट ये चीजें हो जाए, बस सुधार लाने के लिए हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील में कोई क्या नाम है, आप ये बोलो कि दोनों कंबाइंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। रोल ऑफ स्कूल हेडमास्टर, टीचर्स एंड स्कूल कम्युनिटी। ये आपका लास्ट टॉपिक जो है आपका बचता है आज का, ठीक है, जिसके अंदर आपके 3 टॉपिक है कि आपकी वर्क एजुकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए वर्क एजुकेशन के अंदर आपका हेडमास्टर के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, टीचर्स का क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और आपका एक आता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसकी क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। इन तीनों में से एक टॉपिक के आने के पूरे चांस है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। शॉर्ट में तो आ ही सकते हैं, लॉन्ग में भी आपके आने के पूरे चांस है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से जो है इनको देखेंगे आप। चलिए पहला है आपका ड्यूटीज ऑफ हेडमास्टर, कि आपके वर्क एजुकेशन के अंदर हेडमास्टर की क्या ड्यूटीज होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो एक स्कूल के हेडमास्टर होते हैं वो हेड होते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको सारे जितने भी आपके वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क, चाहे किसी का एडमिशन लेना हो, करना हो, तो वो सारे कोई ऑर्डर इशू करना हो, वो सारे काम जो है हेडमास्टर के आ जाते हैं। तो उसके अलावा भी कुछ रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें कि आपके 4 पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो एक हेडमास्टर होते हैं उनके मेनली 4 काम होते हैं। सबसे पहला है आपका टीचिंग, यानी कि शिक्षण। ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर टीचिंग नहीं करते हैं, टीचिंग भी उनको मस्ट है, जरूरी है, ये जिम्मेदारी है कि वो कभी ना कभी टीचिंग जरूर करे।
कैसे करें उसको अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा प्लानिंग बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करें और सुपरविजन करें। ये 4 काम मेनली हेडमास्टर के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीचिंग के अंदर देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हेडमास्टर होते हैं उनको कम से कम स्कूल में, आप ये तो हमें पता है कि हेडमास्टर जो है सारी क्लासेस नहीं ले सकते, लेकिन दिन में 1 पीरियड 2 पीरियड वो कम से कम जरूर ले, जो भी उनका अपना पर्सनल सब्जेक्ट है। हेडमास्टर का अपना सब्जेक्ट होगा, जो चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जो भी हो, वो क्लास स्कूल में पूरे दिन में 1 या 2 पीरियड जरूर ले किसी भी क्लास के लिए। इससे क्या होगा बेनिफिट? इससे ये होगा कि हेडमास्टर को ये पता चलेगा, प्रिंसिपल को ये पता चलेगा कि उनके स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनका लेवल क्या है, उनकी स्टडी किस तरीके से चल रही है, बाकी टीचर्स सही करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? हेडमास्टर की है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हेडमास्टर क्या करे, कम से कम 1-2 क्लास तो जरूर की जरूर ले, जिसमें वो बच्चों के बारे में जान पाए, टीचर्स के बारे में जान पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। अब स्कूल में कब क्या काम होना है, कौन से टीचर्स को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से पीरियड्स में पढ़ाना है, किस तरीके से काम सारा चलना है, कब कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी करते प्लानिंग के अंदर आती है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है स्कूल के प्रिंसिपल की। ठीक है, एक जैकोब्सन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ करी थी। पिक्चर क्या ड्रॉ करी? इन्होंने एक ड्रॉ करी जिसके अंदर क्या दिखाया इन्होंने कि टीचर्स हैं विदाउट क्लास स्टूडेंट्स, कि कोई स्टूडेंट्स नहीं है, बस टीचर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ एक क्लास है जिसमें कोई टीचर ही नहीं है, एक क्लास है जिसमें कि जरूरत से ज्यादा बच्चे हैं। तो इस तरीके की एक टीचर है जो कि हैंडीकैप्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, उसके पास बुक्स की कमी है। तो इस तरीके की एक पिक्चर शो की और ये दिखाया आपकी प्लानिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो किस टीचर को किस क्लास में जाना है, ऐसा भी हो सकता है बिना प्लानिंग के कि एक क्लास में 2 टीचर चले जाएं, एक क्लास में कोई भी टीचर ना हो, एक क्लास में कैपेसिटी है 50 बच्चों की, एडमिशन दे दिए 100 बच्चों को। ठीक है, या क्लास में टीचर्स को भेज दिया लेकिन वहां पर चौक डस्टर बेसिक चीजें जो है वो ही अवेलेबल नहीं है, बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है, टीचर क्या करेंगे? खाली बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ताकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन ना आए, सारा टीचिंग वर्क जो है प्रॉपर वे में चलता रहे। तो पहले से ये सारी चीजें प्लानिंग होती है कि किस क्लास में कितने बच्चों को एडमिशन लेने हैं, उनके क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, कौन से टीचर कब किस क्लास में जाएंगे, किस क्लास में नहीं जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हेडमास्टर की है, यानी कि प्रिंसिपल की है। इसके बाद सारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है या एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता है कि स्कूल में फर्नीचर है कि नहीं है, लेबोरेटरी में सारी चीजें हैं कि नहीं है, वर्कशॉप है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें देखना ये भी किसकी जिम्मेदारी है? हेडमास्टर की जिम्मेदारी है। इसमें लास्ट में आता है सुपरविजन करना, पर्यवेक्षण करना। ऊपर हमने देखा चाहे वो प्लानिंग के अंदर आया हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया हो, सारे काम प्रिंसिपल्स तो नहीं करते हैं। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, लेकिन सारे काम वो खुद नहीं करते। वो अपने नीचे कोई भी टीम बैठा लेते हैं या कोई दूसरे टीचर्स रख लेते हैं जो कि इन सभी कामों को करते रहते हैं। अब उनको सुपरवाइज करना कि काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है। जो भी उसके अंडर में जितने भी चाहे टीचिंग स्टाफ जो भी काम कर रहा है, उन सभी को मोटिवेट करके रखना, उनको गाइड करना कि क्या काम किस तरीके से होता है, उनके साथ कोऑपरेट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। तो ये मेनली 4 जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑफिस मस्ट बी लोकेटेड एट अ सुटेबल प्लेस। ठीक है, जो स्कूल का ऑफिस हो वो एक सुटेबल प्लेस पर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें ये बताया मैम जनरली द ऑफिस इन द स्कूल विल बी इन द स्कूल ओनली, नो? हाँ हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर ऑफिस स्कूल के अंदर होगा तो क्या होगा, हेडमास्टर के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी कि हाँ वो क्लास भी ले पाएंगे, वो अपने स्कूल के सारे कामों पर सुपरवाइज भी कर पाएंगे और आसानी से रहेंगे। अगर ऑफिस बहुत दूर बना दिए तो क्या होगा, वो सिर्फ ऑफिशियल वर्क पर तो ध्यान रहेगा लेकिन बाकी स्कूल पर, टीचिंग स्टाफ पर, उन पर काम नहीं रहेगा। तो ये छोटे छोटे काम इसमें लिखे हुए हैं कि हेडमास्टर के क्या क्या काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इन पॉइंट्स को आप समझेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? डायरेक्ट आता है कि वर्क एजुकेशन में हेडमास्टर के क्या रोल्स होते हैं, या
नॉर्मली भी पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ स्कूल हेडमास्टर, कि हेडमास्टर का क्या उत्तरदायित्व होता है, उनके बारे में बताइए। तब आपको ये सारा मटेरियल जो लिखा हुआ है इनको अपनी लैंग्वेज में अपनी तरीके से जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेम टीचर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करे कि इनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी टीचिंग एड्स देनी है, बच्चों को क्या एक्सपेरिमेंट दिखाना है, कौन सा किस तरीके से सिखाना है, कौन सी एक्टिविटीज करानी है, कब उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की है। उसके अलावा बच्चों को होमवर्क क्या देना है, कैसे ग्रेड्स देने हैं, टेस्टिंग क्या करनी है, किस तरीके से टेस्ट देने हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है। ठीक है। टीचर्स जो होते हैं थर्ड पेरेंट्स माने जाते हैं, तीसरे माता पिता के रूप में शिक्षकों को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली भी माना जाता है कि एक बच्चा जब जो होता है वो घर से ज्यादा स्कूल में अपने टीचर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर घर में पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं उनकी बातों को 1% माने या ना माने, लेकिन अगर स्कूल में टीचर्स ने कुछ कहकर भेजा है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने टीचर्स की बात जरूर मानते हैं। एक नॉर्मली देखा भी जाता है, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ कि बच्चा है, पेरेंट्स की बात सुने ना सुने, पेरेंट्स कहते रहेंगे कि बेटा काम कर रहे हैं, उसको कराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं लिखेगा। और जैसे स्कूल जाएगा, पेरेंट्स टीचर्स अगर कहेंगे कि ये तुम्हें काम करके लेकर आना है, तो वो काम जरूर करके लेकर जाएगा। तो बच्चे के ऊपर पेरेंट्स के बाद अगर दूसरा किसी का भी इन्फ्लुएंस होता है, वो टीचर का बहुत ज्यादा होता है। टीचर्स को थर्ड पेरेंट्स माना जाता है। तो टीचर्स की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बन जाती है बच्चों की ओर कि वो हर एक बच्चों से फ्रैंकली उनकी बातों को समझे, उनको अपनी बात समझाए, उनको बड़े प्यार से जो है कोई भी चीजें पढ़ानी हो तो पढ़ाएं। अगर बच्चा कोई इनडिसिप्लिन कर रहा हो तो उसकी बातों को समझने की कोशिश करें कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर बच्चा डल होता जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसका केस स्टडी करे और उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि हमारा काम था बुक पढ़ाना, बुक पढ़ाए और काम खत्म, उसके अलावा हम बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक चीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप लिख सकते हैं कि एक अच्छे टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए। ये जरूरी है कि टीचर्स में उसके सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर टीचर्स को अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, वो टीचर्स अपने सब्जेक्ट के लिए अप टू डेट नहीं होंगी, तो भी वो अच्छी तरीके से टीच नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो टीचर्स को अपने सब्जेक्ट पर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर बच्चे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन करें तो उसका वो सेटिस्फाइड आंसर दे सके। टीचिंग अच्छी तरीके से करें, टीचिंग में ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग वर्क हो, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा साथ लेकर चले हर एक बच्चे को। असेसमेंट, बच्चों को आकलन करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं होता है, उसके अलावा असेसमेंट करना, बच्चों का आकलन करना, कहीं कमी है तो उनको दूर करना, ये भी जरूरी है। टीचर जो होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, व्यवसायिकता भी उनके अंदर झलकनी चाहिए। ठीक है। गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को ही समाज में एक आइडल के रूप में देखा जाता है। हर एक बच्चा जो है अपने टीचर्स को एक आइडल की तरह देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि टीचर्स के क्या क्या काम होते हैं। ये देखना कि क्लासरूम क्लीन है कि नहीं है, ऑर्डरली है कि नहीं है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स को जो है ऑर्गेनाइज करना, उनको अटेंड करना, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को तैयार करना, उनको इवेल्युएट करना, उनको ग्रेड्स देना, होमवर्क देना, असाइनमेंट देना, एजुकेशन एक्टिविटीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए एनकरेज करना। ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? टीचर्स की हैं। क्लियर है सभी के लिए? यस मैम। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हाँ जी, कोई पूछे तो बताइए। हेलो मैम, एनसीएफटी नहीं कराएंगे आप? हाँ, आपका वो भी रह रहा है, उसको भी कराऊंगी मैं, रुकिए। वो भी रह रहा है, आपने सही याद दिलाया, वो भी रह रहा है, इसके बाद ही आएगा। आपका आता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है? हर एक स्कूल में सारे कामों को मैनेज करने के लिए, बच्चों के एनरोलमेंट्स को देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, और सही सारी टीचिंग प्रोसेस सही हो रही है कि नहीं हो रही है उस चीज को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बिठाई जाती है, जिसको हम कहते हैं स्कूल प्रबंधन समिति या SMC, जिसको एब्रीविएशन फॉर्म में कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की।
पहले हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती क्या है वो लिख दिया। इसके बाद हमने इसके प्रिंसिपल्स बता दिए। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एंड गवर्नेंस। एसएमसी किस पर सिद्धांत पर आधारित होती है कि हाँ, सामूहिक नेतृत्व करना है और शासन करना है। क्यों? क्योंकि एसएमसी में पूरी टीम होती है और वो टीम मिलकर सभी को जो है नेतृत्व करती है, अपना अपना स्कूल का नेतृत्व करती है और स्कूल में क्या कब कैसे होना है इस चीज के बारे में प्लानिंग करती है। हेडमास्टर यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अपनी राय देती है, ठीक है, उनके लिए प्लान तैयार करती है। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग पर भी ये डिपेंड होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कम्युनिटी से रिलेट करके शामिल किए जाते हैं। तो कम्युनिटी की क्या जरूरत है, कम्युनिटी की क्या नीड्स हैं, उसको बताने के लिए वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को अपने सुझाव जो है वो भेजते रहते हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आगे अपने सुझाव या सजेशंस देती रहती है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है एसएमसी की होती है अपने काम के प्रति, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ की फंक्शंस लिखे हुए हैं कि क्या क्या काम होते हैं। स्कूल का डेवलपमेंट प्लान तैयार करना कि कैसे हम अपने स्कूल का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि स्कूल को रिपेयरिंग की जरूरत हो सकता है स्कूल में फर्नीचर की ज्यादा जरूरत हो। तो ये चीजें देखते रहना और प्रिंसिपल्स को इन सभी चीजों के बारे में अवेयर करते रहना। स्कूल को मैनेज करना, ठीक है, सुपरवाइज करना जितना भी एकेडमिक प्रोसेस है, फाइनेंशियली सभी चीजों को मैनेज करना, मैनेजमेंट को देखना, अकाउंटेबिलिटी को देखना। एसएमसी की जिम्मेदारी है कि जितने भी काम कर रहे हैं, जो भी एसएमसी के अंदर जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो सभी ट्रांसपेरेंट हो, ताकि कोई भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे या कोई ऑडिट मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर दे सके। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई भी अगर उनके ऊपर उंगली उठाई, उनसे कोई पूछे कि ये काम कैसे हुआ है या इसमें कितना खर्च आया है, तो वो तुरंत उसके बारे में बता सके। तो इस तरीके के काम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एजुकेशनल डाटा तैयार करना पूरा का पूरा हर एक बच्चे के लिए, ये जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कूल। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, कैसे इसका निर्माण कराया जाता है, अलग से क्वेश्चन में नहीं आता है। इनके सिर्फ पॉइंट्स आप बेसिकली फॉर्मेलिटी के लिए एक बार रीड कर लेंगे कि एसएमसी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से ये मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं और किस तरीके से नहीं होते। क्लियर है यहाँ तक? मैम इस पे क्वेश्चन ओवरऑल ही आता है या किसी और लैंग्वेज में भी आता है? नहीं, ओवरऑल ही आता है कि एसएमसी आपका क्या होता है, इसके क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर है सभी को? यस मैम। अभी यहाँ पर 3 टॉपिक और आ जाते हैं आपके, इनमें से भी एक टॉपिक आपका जरूर आएगा, लॉन्ग में आएगा, ठीक है। एक तो है आपका एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक है आपका आरटीई राइट टू एजुकेशन और एक है आपका एनसीएफटीई यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इनका मैं पैटर्न आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको इनमें करना क्या चीज है। क्वेश्चन नॉर्मली डायरेक्ट आएगा आपका कि कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ नई तालीम वर्क एजुकेशन एज पर एनसीएफ 2005, मतलब एनसीएफ के अनुसार आपके जो वर्क एजुकेशन जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, इसका कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस क्या है, आज के टाइम में ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है। इन शॉर्ट इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी हम बात करें, चाहे वो हम वर्क एजुकेशन की कर रहे हो, नई तालीम की कर रहे हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट की कर रही हो, इन सभी के आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलीवेंस है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें। और ये सारे पॉइंट जो भी हम लिखेंगे वो एनसीएफ को आधार बनाकर लिखेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 है, मॉडर्न टाइम का ही हम मान सकते हैं एक तरीके से। तो एनसीएफ को बेस बनाकर, आधार बनाकर हम सब पॉइंट्स को लिखेंगे। अब इनका आंसर कैसे लिखना है, हम सबसे पहले एनसीएफ को एक्सप्लेन करेंगे कि एनसीएफ है क्या। हमने एनसीएफ को बता दिया कि एनसीएफ क्या है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो 2005 में आया था। इससे पहले 4 या 3 आपके जो है ऑलरेडी आ गए थे 1975 में, 1988 में और 2000 में, और ये 4th करिकुलम था आपका 2005 में जो आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है, इसके अंदर पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होगा, आपको कौन से लेवल पर क्या करिकुलम पढ़ाया जाना है, वो हमारा एनसीएफ डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने डाला हुआ अभी कुछ एग्जांपल्स के लिए कि क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए बच्चों को मदर टंग सिखाई जाए, इंग्लिश सिखाई जाए, मैथ्स सिखाई जाए, आर्ट एंड क्राफ्ट, ईवीएस वर्कशॉप, फिजिकल एजुकेशन।
6 to 8 के अंदर बच्चे को मदर टंग, उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज या जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो भी सिखाई जाए। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजों की नॉलेज दें। 9 to 10 में बच्चों को मदर टंग, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये सिखाई जाए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह की चीजें हो जाए। 11th-12th में बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दे दिया जाए। तो ये पूरा क्या है, करिकुलम का ढांचा तैयार किया हुआ है कि आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ के आपके 5 मेन प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला क्या था कि कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल्स। स्कूल के बाहरी जीवन जो है उससे अपनी नॉलेज को कनेक्ट करो। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बुकिश नॉलेज से हटो और जो आपका रियल नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है, उससे अपनी नॉलेज को कनेक्ट करो। ये सीधी सीधी बात किससे जुड़ गई, आपके वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन भी तो आपकी यही कहती है कि बच्चे का क्या है, बुकिश नॉलेज की बजाय बच्चे को ऐसा नॉलेज दो जो बच्चे के रियली यूजफुल हो सके। सोशली यूजफुल काम बच्चों को सारा सिखाया जाए कि पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है। आप अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तो उससे कैसे खुद का बचाव करना है, कैसे दूसरों का बचाव करना है, आप क्राफ्ट का कैसे यूज कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें जो कम्युनिटी से रिलेटेड हो वो सिखाई जाए। वही चीज एनसीएफ ने कह दिया कि अपनी नॉलेज को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ो, यानी कि रियल लाइफ से जोड़ो। नेक्स्ट है ensuring that learning shifts from rote method। ये पक्का करो कि आपकी जो लर्निंग है वो रोट मेथड से शिफ्ट कर जाए। रोट मेथड यानी कि रट्टा मार, मेमोरी बेस्ड मेथड, इससे शिफ्ट करके दूसरे मेथड पर जाए। दूसरा मेथड क्या है आपका, दूसरा मेथड है आपका जो अभी मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टिविज्म, कि बच्चा जो है खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे या बच्चा जो है नॉलेज को क्रिएट करे, नॉलेज का एक्टिविटी के थ्रू पढ़े। एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। करिकुलम को इतना एनरिच करो, करिकुलम को इतना ज्यादा समृद्ध करो, इतना अच्छा डेवलप करो कि ये जो करिकुलम है सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे। टेक्स्ट बुक से अलग इसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज को ऐड करो और ज्यादा, ताकि बच्चे जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का हो सके। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड देम विद क्लासरूम लाइफ। मतलब एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दो और अपने क्लासरूम और लाइफ दोनों से इंटीग्रेट करो। सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज को जज करना एग्जामिनेशन नहीं है, बुकिश नॉलेज को भी जज करो, साथ साथ बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, रियल लाइफ नॉलेज कितनी है, इसको भी जज करो। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिफाई इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। मतलब जो हमारी देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इन शॉर्ट अगर 5th पॉइंट की बात करें तो बच्चों में डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट भी बच्चों में होना चाहिए। तो यहाँ के अगर आप ये पॉइंट्स देखते हैं तो आपको समझ आ गया कि एनसीएफ ने भी वही सारी बातें कही जो कि वर्क एजुकेशन कहता है, जो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट कहता है, या जो कि आपका नई तालीम कहता है। अब इसके अलावा ये तो 5 प्रिंसिपल्स तो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, इनके अलावा छोटे छोटे और भी अलग प्रिंसिपल्स थे, या कहें तो और भी छोटी छोटी बातें थी जो कही, जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों के ऊपर कोई बोझ ना हो, बर्डन ना हो और बच्चे फ्रीली होकर खेल खेल में पढ़ सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चे खुद से नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करें। नॉलेज इज डिफर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है। किसी चीज की जानकारी हमें है, इसका मतलब ये नहीं उसका ज्ञान भी हमें है। तो ज्ञान दो बच्चों को, इंफॉर्मेशन देकर ये मत कहो कि हाँ हमने बच्चों को ज्ञान दे दिया। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर नॉलेज और क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दो, बच्चे से एक्टिविटीज कराओ। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, वही है जो कि क्राफ्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन या नई तालीम या कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंदर कहा गया है। अब क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस बताना है आपको। आंसर कैसे करना है आपने एनसीएफ बताया, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए, इनको आप एक चार्ट के थ्रू शो कर दीजिएगा, सभी को मेंशन कर दीजिएगा चार्ट के थ्रू। अब अलग अलग हेडिंग डालिए, इनके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, सिर्फ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो इनको हेडिंग वाइज इनके अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद इनमें से जितने पॉइंट्स आपको याद रह जाए वो लिख देंगे। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, इस पोर्शन को डिपेंड करता है कि आपके आंसर को कितनी जरूरत है, ठीक है, अलग से ये चीजें नहीं पूछी जाती। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक कंक्लूजन हेडिंग डालेंगे या कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, पूरे बात का एक कंक्लूजन निकाल देंगे
कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर हमने अभी ऊपर देखा कि एनसीएफ ने रोड मेमोरी पर फोकस ना करके ट्रेडिशनल तरीके से अलग नॉलेज को रियल लाइफ से जोड़ने की बात की, एनसीएफ ने ये बात की। और ये सारी बातें वर्क एजुकेशन भी कहता है, यही सारी बातें नई तालीम या कम्युनिटी एंगेजमेंट भी कहते हैं। इस अकॉर्डिंग या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एनसीएफ ने भी वर्क एजुकेशन, नई तालीम या कम्युनिटी एंगेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी है। एनसीएफ ने भी उनको क्या माना है, सही माना है। तो आज के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क एजुकेशन के पर काम करें तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन जो है एंड में 5 से 10 लाइन का दे सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अभी सभी को क्लियर है या नहीं ये बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। नेक्स्ट आपका सेम एज बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा आरटीई का, राइट टू एजुकेशन 2009। इसके अंदर क्या आया कि सभी को ही शिक्षा का अधिकार है, किसी बच्चे को आप एजुकेशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं। हर एक बच्चे को मुफ्त में और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए 7 से 14 वर्ष तक के लिए। ये आपका एक अधिनियम या नियम आया था 2009 में, ठीक है। तो पहले आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या उसके बारे में बताया, अनुच्छेद आर्टिकल जो 26 है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें यहाँ क्या बताया गया था कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में हो, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो बिल्कुल कंपल्सरी हो सभी के लिए। उसके अलावा जो टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेशन है, और जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है उस पर भी फोकस किया जाए। तो ये सारी बातें किस में रखी गई थी, आर्टिकल 26 के अंदर जो आपका ये आरटीई आया था इसके अंदर ये सारी बातें कही गई थी। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा सेम एज लिखने की, ठीक है। अब इसके बाद मेन फीचर्स यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन नहीं लिया या अपनी एजुकेशन का पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली प्रोविजन किया जाए, उनकी पहचान की जाए और उनको मोटिवेट किया जाए ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आने के लिए। राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल, कि हर एक बच्चे को अधिकार है कि वो जब चाहे अपना ट्रांसफर दूसरे स्कूल में चेंज करा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ अधिकार थे। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स गार्जियंस, कि पेरेंट्स और गार्जियंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो भी उसकी भूमिका है वो निभाए, बच्चों का ध्यान दे इस चीज पर कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनका हेल्प करे उस चीज में, बच्चे रेगुलरली स्कूल जाएं, बच्चे स्कूल का सारा काम करें, इन चीजों पर फोकस रखें, उनकी मदद करें। लोकल अथॉरिटीज जो है वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाए। तो इन 2 पॉइंट से क्या आ जाएगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट को फोकस मिल रहा है यहाँ से कि पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, जितने भी लोकल अथॉरिटीज है, जो कम्युनिटीज है उनको फोकस करना चाहिए। जो फाइनेंशियली जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही डिवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन जिसको हम प्ले स्कूल कहते हैं वो भी बच्चों को दी जानी चाहिए। एडमिशन के टाइम पे कोई भी कैपिटेशन फीस वगैरह नहीं होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम पर प्रूफ ऑफ एज, बच्चों से एज का प्रूफ जो है वो बात यहाँ पर कही गई है। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, एडमिशन के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, हर एक स्कूल के लिए एक रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मान्यता प्राप्त स्कूल। अगर किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है ऐसे स्कूल स्थापित नहीं हो सकते हैं। हर एक स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, हर एक स्कूल में एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, और जब बच्चा अपनी क्लास को कंप्लीट कर ले उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक से पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। और बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं, इनको आप देख सकते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली किस पर ज्यादा फोकस किया गया है, कम्युनिटी एंगेजमेंट पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट में लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कवरी, आप जो लर्न करें वो एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग करें। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करें। और इट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय गांधी जी बेसिक एजुकेशन, ये गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन है, नई तालीम जिसको हम कह लेते हैं, उससे इंस्पायर्ड हो जाता है। बच्चे के अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि आप डर से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फ्री फ्रॉम फियर, डर से फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा या एंजाइटी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें राइट टू एजुकेशन में कही गई थी। तो सेम एज जैसे एनसीएफ ने में किया वही सेम करेंगे। राइट टू एजुकेशन क्या है, उसके क्या क्या रिकमेंडेशन है, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस हेडिंग डालकर
हम उसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, हम उसमें अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाता है NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर्स की शिक्षा कैसे हो। यहाँ पर अभी तो नॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही थी, लेकिन जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उनकी एजुकेशन किस तरीके से हो, वो बात आपके NCFT के अंदर आ जाती है। तो टीचर एजुकेशन का करिकुलम क्या हो, किस तरीके से होना चाहिए, उनके कितने कोर्स हो, किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, वो आपका NCFTE के अंदर आ जाता है। ठीक है, हॉर्बन ने एक डेफिनेशन दी थी या कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि कैसे सिखाना है का शिक्षण देना बहुत ही जटिल काम होता है और शिक्षक शिक्षकों की भारी मांग रखता है। शिक्षक मतलब ऐसे टीचर्स जो टीचर्स को पढ़ाएं, मतलब जो टीचर्स को ट्रेंड करते हैं। अब मान लीजिए हम बीएड कर रहे हैं, आप बीएड के जो टीचर्स हैं, जितने प्रोफेसर हैं, वो क्या कहलाएंगे? शिक्षक कहलाएंगे। टीचर एजुकेटर्स भी हम उनको कह सकते हैं। तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को ट्रेंड करना, टीचर्स को ये सिखाना कि आपको कैसे सिखाना है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसके अलावा कमेटी के बारे में बताया गया है कि NCFT है क्या, ये कब आया, कैसे आया, एक्सपर्ट्स कौन कौन थे कमेटी के अंदर, ये चीज हमें यहाँ पर बताई गई है। एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन क्या थे, यहाँ पर देखना है कि टीचर एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, टीचर्स को ट्रेंड करने के पीछे के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन टीचर एजुकेशन, मतलब ये बताना कि टीचर एजुकेशन के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा जरूरी है, ये बच्चों को जरूर समझाना। क्यों? यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बीएड में आपको ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट आपके टीचिंग में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि आप जब फ्यूचर में टीचर बने, किसी स्कूल में पढ़ाएं, तो कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग वगैरह करें। 2 मिनट रुकेगा सभी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टीचर स्टूडेंट जो है, यानी कि जो आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप टीचर स्टूडेंट है। इस टाइम पे टीचर भी हैं फ्यूचर के और स्टूडेंट भी है। क्यों? क्योंकि आप टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचिंग की। तो टीचर स्टूडेंट को ये समझना जरूरी है कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस से बच्चे आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो वो किस तरीके से उनको हैंडल करना है, ये हमारा स्कूल एजुकेशन का, सॉरी, जो आपका टीचर एजुकेशन होती है उसका ऑब्जेक्टिव है। टीचर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर ट्रेनी जो होते हैं उनको ये सिखाना कि आपके स्कूल में फ्यूचर में आपकी क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे, उनके साथ किस तरीके से डील करना है, उनको कैसे इंपॉर्टेंस देनी है। जो टीचर ट्रेनी है वो ये समझ सके कि स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम्स पॉलिसीज किस तरीके से आई हैं, उनमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का क्या एस्पेक्ट्स है, क्या नहीं है, ये बच्चों को बताना। इसके बाद टीचर स्टूडेंट ये समझ सके कि कैसे आप अपने लेसन्स को बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हैं, रियल एग्जांपल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा टीचर एजुकेशन का ही ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू NCFTE द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग द करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। जब टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम बनाया जाए तो उस समय ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। जैसे there should be mutual respects between the teacher, the students and the community। जो आपके टीचर्स हुए, यानी कि जो प्रोफेसर्स हुए जो ट्रेनिंग को ट्रेन करेंगे, जो कम्युनिटी हुई और जो स्टूडेंट्स हुए। स्टूडेंट यहाँ पर कौन है? जो बीएड के ट्रेनी है वो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स है। तो उन तीनों में म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जो ट्रेनी है वो कम्युनिटी के बारे में जान पाए, इस तरीके की जो करिकुलम है वो इस तरीके से बनाया जाए कि टीचर जो आपके ट्रेनी है वो कम्युनिटी के बारे में समझ पाए, कम्युनिटी के रोल को जान पाए, उनकी इंपॉर्टेंस को जान पाए। सेट हायर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड्स इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हायर स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है, वो सेट हो जाने चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज में अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया तो नॉर्मल एजुकेशन भी खत्म हो जाए। तो एक लिमिट में ही कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर्स को ये सिखाना कि कैसे वो स्किल्ड लीडर बन सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी को डेवलप करना, वो कम्युनिटी को कैसे मोटिवेट कर सकता है, कम्युनिटी को कैसे एंगेज कर सकता है या एनकरेज कर सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स को सपोर्ट करे, ये क्वालिटी टीचर्स को देना।
हैव द एबिलिटी टू मेक चेंज अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी रिस्पॉन्स। अगर कम्युनिटी कुछ रिस्पॉन्स कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की एबिलिटी टीचर में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर ने एक प्लानिंग की और उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाए, अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कम्युनिटी की तरफ से वो उस पर फोकस ना कर पाए या उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में कोई चेंज ना कर पाए। टीचर्स जो है वो अपने प्रोफेशनल एटिट्यूड्स को मेंटेन रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ग्रुप वर्क को एनकरेज करें। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर सारी बातें बताई गई। ट्रेनिंग को ये चीज सिखानी है हमें कि वो फ्यूचर में ऐसे टीचर्स बने। तो ये चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं। और कंक्लूजन में आप ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है मैंने कंक्लूजन की, कि अगर हम ऊपर सभी फैक्टर्स की बात करते हैं, सभी पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स गांधी जी की नई तालीम, कार्य शिक्षा और जो आपका एक्सपीरियंस जो लर्निंग है या कम्युनिटी एंगेजमेंट भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा सेम नहीं है लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप कम्युनिटी एंगेजमेंट भी लिख सकते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। मॉडर्न शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में केवल जो आपकी मॉडर्न एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स पर डिपेंड करती है, अंकों पर आधारित होती है। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई अंकों पर बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस ना होकर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, ताकि ये जो शिक्षा है एक बेहतर जीवन नहीं बल्कि एक अच्छी तनख्वाह के लिए बालक को तैयार कर रही है। क्योंकि तो ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर हुई सारी चीजें या नहीं, ये बताइए। यस मैम। चलिए तो यहाँ पर ये बुक कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने नोट्स में, मोस्टली सारे ही, शायद सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर कवर करे हुए हैं। अगर आप नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इनकी टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाई हुई है, उनका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी ताकि आप टॉपिक वाइज डिटेल्ड स्टडी कर सके इनके बारे में। वैसे तो अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास टाइम है वो कर सकते हैं, तो वो वहां से डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं।